अगर साथियों कठिन परिश्रम और दोस्तों सटीक मार्गदर्शन आपके हथियार हैं, सफलता आपकी गुलाम होने वाली है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, चाहे कोई भी प्रकार का एग्जाम देते हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो क्लास होने वाली है। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर साथियों कठिन परिश्रम और दोस्तों सटीक मार्गदर्शन आपके हथियार हैं, सफलता आपकी गुलाम होने वाली है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, चाहे कोई भी प्रकार का एग्जाम देते हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो क्लास होने वाली है। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर न्यूज़ परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, इस बात को ध्यान से सुनना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने मत देना। हाँ वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में। रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कभी भटकने मत देना। स्वागत है आप सभी का। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, बस तुम अपना प्रयास जारी रखना। हर दिन, हर मिनट, हर क्षण अपनी मंजिल की ओर कदम आपको आगे बढ़ाना है। राधे राधे आप सभी को। बाकी बिहारी लाल की जय। आर्टिकल अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद आप सभी जानते हैं कि हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। सारे के सारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपको एक जगह नहीं मिल पाते, तो मेरा विचार था कि एक ऐसी क्लास ली जाए जिसमें संविधान के सभी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अधिकांश अनुच्छेद जो है वो कवर करके नहीं, इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है कम से कम टाइम के अंदर वो आप तक पहुंचा दूं, उसी का प्रयास जो है यहाँ पर करने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल मनीषा, वीरेंद्र, अतुल, अनुभव, रेमू, रसगुल्ला, राम, धीरज, आकाश, दुर्गेश, बिल्कुल प्रेम, अमीशा, सभी का आपका स्वागत है। तो पूरे ध्यान से आपको देखना है, पूरे ध्यान से सुनना है, और जब भी आपका मन करे तो हर 10-5 दिन के बाद में इस क्लास को रिवाइज कर लेना है। इससे सारे के सारे अनुच्छेद आपके जो है याद हो जाएंगे। आप बस के अंदर यात्रा कर रहे हो तो क्लास चालू करके ईयरफोन कान में लगा लीजिए, सारे अनुच्छेद आपके सामने आएंगे ना। मतलब कुल मिला के आपको अपना समय का सदुपयोग खुद ही करना है। मैंने एक क्लास के अंदर सारे अनुच्छेद जो आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, पूरे ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। व्याख्या नहीं करने वाला हूं, उस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ आपको ये बताने वाला हूं। पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आर्टिकल जो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं। उससे पहले सूचना आपके लिए यहाँ पर 31 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे क्लास आने वाली, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा की पूरा करंट अफेयर जो है वो एक क्लास में पढ़ाने वाला हूं आपको। और बहुत कुछ रहने वाला है इसके अंदर। 8 बजे मैं इसके अंदर बहुत कुछ लॉन्च करने वाला हूं, तो ऊपर लिंक लगा हुआ है, उसको क्लिक करके उसको लाइक कर देना और साथ में उसका रिमाइंडर ऑन कर देना, जिससे कि जैसी क्लास आए तो आपके पास सूचना मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है मेरे पास जो भी पैनल फाइल है उसमें सारे जो भारत के जितने भी संविधान अनुच्छेद हैं वो सबके सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, हम देखते जाएंगे, जो महत्वपूर्ण होगा उसके ऊपर स्टार आपको लगाते जाना है। ठीक है, देखिएगा भारत का संविधान आर्टिकल्स की बात दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भाग जो एक है हमारा वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 1 का नाम है। मतलब हमारे देश का नाम क्या है, राज्यों का नाम क्या है और ये जो क्षेत्र का नाम क्या होगा उसके बारे में जो है यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है, जो आर्टिकल 1 है दोस्तों आपके, उसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके लिखा हुआ है। आपने वो लाइन सुनी होगी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आपने लाइन सुनी होगी कि इंडिया जो कि भारत है, क्या इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। यह लाइन कहां पर लिख रही है? यह लाइन हमारे आर्टिकल 1 में लिख रही है। मतलब इंडिया वर्ड और भारत वर्ड जो है वो संविधान में उपयोग हुआ है, हिंदुस्तान वर्ड का यूज संविधान के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 जो है नए राज्यों का जो प्रवेश है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, तो नए राज्य का जो प्रवेश है वो किसके अंदर आपके आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है। इसी आर्टिकल में हमने सिक्किम जो है उसको शामिल किया था भारत के अंदर, उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ है नए राज्यों जो है उसका निर्माण, फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट है ना, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है। 2 राज्यों की सीमा में चेंज करना हो और राज्यों के नाम में चेंज करना हो तो सब कुछ जो है यहीं पर होता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नाम में जो परिवर्तन है उसका जिक्र आर्टिकल नंबर 3 में, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आपके आर्टिकल नंबर 3 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 1 का जो आर्टिकल नंबर 4 है वो आपके अंतिम आर्टिकल भाग 1 का, और उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अनुसूची 2 सॉरी आपके मतलब जो आपके अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 आपके ये सारी पावर किसके हाथ में होंगी? पार्लियामेंट के हाथ में होंगी। यह बात आपकी यहाँ पर आर्टिकल नंबर 4 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां जो है वो आर्टिकल नंबर 4 में, ये आर्टिकल 1 से 4 तक आपके सामने। ठीक है, इसके बाद भाग 2 आता है। ठीक है, भाग 2 के अंदर सिटीजनशिप जो है, जो नागरिकता है उसके बारे में उल्लेख किया गया। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 जो है इसका जिक्र किया गया। दोस्तों आर्टिकल 5 की बात करता हूं आपके, तो संविधान जब लागू हुआ हमारे यहाँ पर उस समय जो है भारत में सिटीजनशिप जो थी उसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता है दोस्तों उसके बारे में उल्लेख है। आप जानते हो तो संविधान आपके लागू तो 26 जनवरी को हुआ है, लेकिन संविधान के कुछ भाग जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे आपके। उसमें से एक भाग कौन सा? सिटीजनशिप भी आपकी उसी आपकी तारीख को लागू हो गया। दोस्तों पाकिस्तान से भारत को आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनका जिक्र कहां पर? आर्टिकल नंबर 6 में। ठीक है, तो पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के सिटीजनशिप के जो अधिकार दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 6 के अंदर लिखे हुए हैं। जो माइग्रेट हुए कहां से? पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट हुए, उनके बारे में जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 6 में। दोस्तों आर्टिकल 7 दोस्तों आपके पाकिस्तान को दोस्तों माइग्रेट हुए, भारत से पाकिस्तान को जो माइग्रेट हुए उनके बारे में पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के सिटीजनशिप का अधिकार जो है वो यहाँ पर किया गया। दोस्तों आर्टिकल 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों दोस्तों आपके भारत के बाहर जो रहते हैं दोस्तों आपके, जिनको इंडियन आपके ओरिजिन हम लोग बोलते हैं, जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए आपकी बात आर्टिकल नंबर 8 में लिख रही है। दोस्तों आर्टिकल 9 में दोस्तों मान लो किसी भारत के नागरिक ने किसी अन्य देश की सिटीजनशिप ग्रहण कर ली तो हमारे यहाँ से अपने आप जो है उसकी सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी। ये बात आर्टिकल नंबर 9 में लिख रही है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, मतलब हमारे यहाँ पर वो नागरिक नहीं रहेगा। ये आर्टिकल नंबर 9 में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या बोलता है? सिटीजनशिप दोस्तों आपके जो अधिकार हैं इनका बना रहना जो है ये आर्टिकल 10 में। ठीक है, सिटीजनशिप के जो अधिकार वो बने रहेंगे और ये
अधिकार तय कौन करेगा, आपके पार्लियामेंट करने वाला, ये बात कहां पर आर्टिकल नंबर 11 में, ठीक है। भाग 1 का अंतिम आर्टिकल संसद को पावर देता है, भाग 2 का अंतिम आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है, भाग 3 फंडामेंटल राइट का भी जो अंतिम आर्टिकल है वो भी आपके पार्लियामेंट को पावर देगा, ठीक है। संसद द्वारा सिटीजनशिप के अधिकार का दोस्तों विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा और इसी के लिए आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपके 1955 बनाया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आपके भाग 2 हो गया ना। इसके बाद दोस्तों भाग 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 एक बड़ा महत्वपूर्ण आपके पार्ट है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का जिक्र इसके अंदर किया गया। फंडामेंटल राइट देखिए, आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए अभी जरूरी नहीं है क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको इस पूरे को पढ़ाना है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है इसमें, अपने कान से आपको सारी बातें सुननी है और कोई भी फालतू का कमेंट नहीं करना है ना, क्योंकि इस क्लास को सोचिए आप बाद में लोग देखेंगे तो मैं चाहता हूं कि उनको लगना चाहिए कि आपके समय का मैंने हर सेकंड का उपयोग किया है ना। बात 3 देखिएगा, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसका आर्टिकल 12 से 35 जो आपके भाग 3 के अंदर किया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन जो परिभाषा है इसकी बात आपके आर्टिकल नंबर 12 के अंदर की गई है ना। आर्टिकल 13 जो आपके मौलिक अधिकारों से दोस्तों असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला कानून, ठीक है। कोई दोस्तों कानून पार्लियामेंट में बनाया, कोई अधिनियम पार्लियामेंट में बनाया और वो अधिनियम फंडामेंटल राइट जो है उसको कम करने वाला कानून है या फिर उसके अपोजिट कानून है तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये बात कहां पर आर्टिकल नंबर 13 के अंदर लिखी हुई है और यही दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं, आपकी इसी को हम बाद में न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति आपकी वो भी कहते हैं, वो भी आपकी यहीं पर आपकी जिक्र है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है आपकी वो भी आपकी यहीं पर है। बाकी कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों के असंगत है तो उसको समाप्त करने की पावर जो है वो आर्टिकल 13 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 14 हमारा राइट टू इक्विटी, समता का जो हमारा पहला मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है वो है राइट टू इक्विटी, समता का अधिकार है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। क्षमता का अधिकार उसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल उसमें शामिल है दोस्तों ना, ये 5 आर्टिकल उसमें शामिल है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 पूछूं आपसे, यह क्या बोलता है, इक्विटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी लोग जो समान होंगे, ये आपके आर्टिकल 14 बोलता है। कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है दोस्तों ना। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आपके किस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस आधार पर विभेद या फिर किस आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन आपकी वो नहीं होगा। तो इसमें 5 आधार दिए गए दोस्तों ना, रिलीजन, धर्म, रेस, आपके मूलवंश, कास्ट, जाति, सेक्स, आपके लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, इस आधार पर कोई भी शैक्षणिक संस्थान है वहां पर प्रवेश के अंदर भेदभाव नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 15 में लिखा है। आर्टिकल 16 जो आपकी इसमें क्या लिखा हुआ है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जो आपके आप जो पढ़ते हैं सरकारी नौकरी में जो आरक्षण आपके, देखो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करना है आपको, वहां पर जो आरक्षण वो किसके अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर, ठीक है। इसी में दोस्तों आपके 15 से शामिल हुआ था, इसमें ईडब्ल्यूएस जो उसको 10% आरक्षण दिया गया था, ये भी आपको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है। वही दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाला यहां पर भी शामिल हुआ था, 16 के अंदर भी शामिल हुआ था, क्योंकि आर्टिकल 16 जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें रिजर्वेशन की बात आपके आर्टिकल नंबर 16 4 जो है 16 का जो सब पार्ट 4 आपकी उसमें की गई है, ठीक है। तो लोक नियोजन जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है आपकी उसके विषय में अवसर की समानता होने वाली है और कुछ आधार पर यहां पर भी आपके अंतर कर सकते हैं और वही आपका रिजर्वेशन जो कि 16 4 के अंदर लिखा हुआ है रिजर्वेशन, ठीक है। इसी में आपके ईडब्ल्यूएस वाला भी इसी में भविष्य में शामिल किया गया ना। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता जो आपकी छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17, ठीक है। अस्पृश्यता छुआछूत का जो अंत है वो आर्टिकल 17 आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत, जो आपकी एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है महाराजा धीराज ऐसी जो उपाधि है उनका अंत होगा आर्टिकल 18 के अंदर, ठीक है। वहीं आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सेना और विद्या जो है इन दोनों में आप उपाधि धारण कर सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का जो अधिकार आपके आर्टिकल 19, 20, 21, 22 आपके 4 आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र किया गया दोस्तों ना। आर्टिकल 19 जो आप जानते हो राइट टू एक्सप्रेशन, मतलब एक तो मैं सोचता हूं और एक मैं अपनी बात को एक्सप्रेस करता हूं, अभिव्यक्त करता हूं, लिख कर करता हूं, सोशल मीडिया पर लिख के करता हूं, मतलब ये मेरा अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जो है। तो वाक स्वतंत्रता और आदि विषय पर आपके जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a पूछूं आपसे, इसी में जिक्र किसका आपके, इसी में जिक्र किया गया आपके राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार आपके और आपके हड़ताल जो है करने का मतलब के विरोध करने का जो अधिकार है वो सारी की सारी बात जो है वो यहीं पर लिखी गई है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 20 की बात करूं आपसे, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात आपके आर्टिकल 20 में, ठीक है। मतलब दोस्तों प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस आपके फॉर ऑफेंस, ठीक है। मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। किसी व्यक्ति को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करोगे, ये बात दोस्तों आर्टिकल 20 के अंदर लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आर्टिकल 220 जो आपके यहीं पर आपके जियोपार्डी, एक ही अपराध के लिए आप किसी को 2 बार दंडित नहीं करोगे, ये इसको बोलते हैं जियोपार्डी। तो दोहरा जो आपके दंड है उससे संरक्षण का अधिकार भी आर्टिकल 20 में लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 सबसे बड़ा आर्टिकल आपके 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को आपके कानून के आपके प्राण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको बहुत सारे जो अधिकार आप सुनते हो दोस्तों, आपके निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट पुट्टास्वामी केस में कहा गया था वो यहीं पर दोस्तों ना। पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, बाबा रामदेव वाला जो केस था आपके वो भी यहीं पर दोस्तों दिखा गया आपके। तो ये सारे अधिकार जो मेडिकल आपके उसको प्राप्त करने का अधिकार जो है, ये सारी बातें आपके आर्टिकल 21 में, मतलब कि जो अधिकांश जो आपके सुप्रीम कोर्ट जो नए फंडामेंटल राइट जोड़ती है संविधान की व्याख्या करने के बाद में, वो अधिकांश आपके आर्टिकल 21 में शामिल होते हैं। इसकी लाइन क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है। संविधान दोस्तों अपने आप में अलग सब्जेक्ट है ना, अगर व्याख्या करने बैठ जाऊंगा मैं इसकी तो बहुत लंबा टाइम होगा। इस क्लास का उद्देश्य कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ वो आपको बता दूं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 21 आता है शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 के अंदर, और राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट बनाया गया। और फिर इसके समक्ष जो है एक हमने अधिनियम पारित कर दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटी एक्ट 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से आपके लागू हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 222 कुछ दशाओं में दोस्तों गिरफ्तारी और निरोध जो आपके उससे संरक्षण की बात कहां पर दोस्तों आपके, ये आर्टिकल नंबर 22 में, ठीक है। दोस्तों निरोध आपके कोई व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है उससे पहले उसको गिरफ्तार करना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव, आपके क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव बोलते हैं, निवारक निरोध कहते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव लॉ कहते हैं, कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है उससे पहले गिरफ्तार कर लेना वो निवारक निरोध होता है, ठीक है। वो सारी बातें भी आर्टिकल नंबर 22 में कि उन्हें किसी को गिरफ्तार हमने किया है तो क्या सुविधा हम उसको देने वाले, रात में गिरफ्तार महिलाओं को नहीं करेंगे, महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला ही चाहिए, वो सारी बातें आपकी यहीं पर लिखी हुई है, ठीक है। चलिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, आपको एक वकील देना होगा, उसको अपनी तरफ से अपनी बात कहने का अधिकार उसके पास में होगा, ये बातें यहीं पर दोस्तों। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो शोषण दोस्तों आपके एक्सप्लॉयटेशन आपके उसके विरुद्ध अधिकार ये 23-24 के अंदर दिया गया। ये आर्टिकल 23 बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार दोस्तों ना, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग, सो ट्रैफिकिंग जो आपके दुर्व्यापार मतलब मानव अंगों की तस्करी करना, मानव अंगों को बेचना, जो दुर्व्यापार होता है, जो ट्रैफिकिंग है इसको रोकना, और बलात्कार मतलब कि जो फोर्स लेबर दोस्तों आपके इसको रोकना, मतलब कि किसी का पिताजी भी आपकी गुलामी कर रहे थे, नौकरी कर रहे हैं, अब उसका बेटा भी नौकरी करेगा वहीं पर जो है, तो उसे बोलते हैं फोर्स लेबर, मतलब किसी ने उधार लिया हुआ था अब उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो गुलामी करने में लगे, किसी को जबरदस्ती आपके अपने अंदर काम करवाना वो फोर्स लेबर होता है, ठीक है। तो बलात्कार और दुर्व्यापार को रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 23 दोस्तों इसी में लिखा हुआ है कि वेश्यावृत्ति करना जो है वो अपराध नहीं है, ठीक है। वेश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है,
वैश्यावती करवाना अपराध है ना, इसी में लिखा हुआ आर्टिकल 23 में, ठीक है। आर्टिकल 24 दोस्तों, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध ना, जो भी आपके केमिकल्स वाली फैक्ट्री होती है, खतरनाक जो भी आपके कारखाने होते हैं, माइंस जो होती है आपकी, उनमें जो बच्चे होंगे उनको नियोजित नहीं किया जाएगा। ये आपके कहां पर लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 24 के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, इसका जिक्र आपके 25, 26, 27, 28 इन 4 आर्टिकल में इसका जिक्र दोस्तों ना। आर्टिकल 25 की बात करो दोस्तों आपसे यहाँ पर, आर्टिकल 25 जो आपके वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, सबसे महत्वपूर्ण वर्ड आपके फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब मैं कोई भी धर्म को मानूं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करूं, मेरा व्यक्तिगत धर्म मैं कोई भी मान लूं, किसी का प्रचार प्रसार करूं, किसी को ना मानूं धर्म को, ये मेरी क्या है, ये मेरी आपकी पर्सनल मेरी चॉइस है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मेरे पास है, अंतःकरण की स्वतंत्रता मेरे पास है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये आपके आर्टिकल 25 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की फ्रीडम जो है वो मेरे पास आर्टिकल 25 में दोस्तों ना। आर्टिकल 26 दोस्तों आपके धार्मिक कार्यों के जो प्रबंधन आपके, उसकी फ्रीडम मेरे पास 26 में, जगराता करना है उसकी पावर मेरे पास किसके अंदर, 26 में, कोई भी धर्म अपने जो आपके धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, 26 में उसके पास ये पावर दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 27 दोस्तों आपके इसमें क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगाया दोस्तों ना, किसी दोस्तों आपके फीस लगा सकता है दोस्तों, आप मंदिर में गए, मंदिर के बाहर आपके सूर्य आपके जूते रखने की कोई जगह थी, उसके लिए कोई शुल्क आपसे लिया जाएगा, ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई तो टैक्स वहां पर नहीं लगेगा। जैसे पहले तो जजिया कर लगता था ना आपके, जो गैर मुसलमान थे उनसे टैक्स लेते थे, जजिया कर जो है, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फीस लग सकती है, फाइन लग सकते हैं आपके ऊपर ना, आपने कोई नियम का उल्लंघन करा, उसके ऊपर फाइन लगे, जुर्माना लगे, लग सकता है। कोई फीस आपसे, आपने कोई चीज का उपयोग करा, वहां पर कोई फीस थी वो पे करी आपने, उसका उपयोग करा, वो लग सकता है, पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जजिया कर जैसा कोई टैक्स आपके नहीं लगेगा ना, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए आ गया ना। आर्टिकल 228 आपके जो शैक्षणिक संस्थान आपके वहां पर धार्मिक जो आपके प्रार्थना है उसका आयोजन नहीं होगा ना, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होना दोस्तों, इसके बारे में फ्रीडम होगी, ठीक है। तो आपके मतलब कोई भी सरकारी आपके कोई सरकारी फंडेड है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर कोई धार्मिक प्रार्थना का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, और हो रहा है तो उसमें उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 की बात करूं, एक अगला अधिकार आपके सामने संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है वो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो है आपके उन वर्गों के हितों के संरक्षण की बात यहाँ पर आर्टिकल 29 में लिखी हुई है दोस्तों। आर्टिकल 30 आपके हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी आपके दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो लैंग्वेज के आधार पर और एक रिलीजियस के आधार पर लैंग्वेज के आधार पर हमारे यहाँ पर कोई दोस्तों माइनॉरिटी नहीं आपके, मतलब हम नहीं रखते। रिलीजियस के आधार पर हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म आपके मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सारे के सारे कौन है, ये माइनॉरिटी आपके ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। उनके हितों की रक्षा करने की बात हमारे यहाँ पर आर्टिकल 29 में दोस्तों। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा, ठीक है। कोई माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापना कर सकता है और साथ में उसका प्रबंधन भी, मैनेजमेंट भी कर सकता है, ये भी आपको आर्टिकल 30 में छाप रहा है। अभी दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो केस हुआ आपके वो इसी आर्टिकल के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट वापस रिव्यू कर रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी आपकी यूनिवर्सिटी होगी या नहीं होगी, इसका रिव्यू वापस चल रहा है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए आर्टिकल 231 जो समाप्त हो चुका है, आप जानते हो लोप हो चुका है, संपत्ति का अधिकार इसके अंदर था, जो कि आप जानते हो फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, अब वो आर्टिकल 301 के अंदर लीगल राइट बन चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल 31 31 के आपके 31 के 31 के आपके यहाँ पर 4 आर्टिकल 31 वाले लिखे हुए हैं दोस्तों। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अधिकार, ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आर्टिकल 32 है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को आपको दिलवाने के लिए गारंटी प्रदान करता है, उसके लिए वो 5 तरह की रिट जो है वो जारी करेगा, ये बात आर्टिकल नंबर 32 में लिखी हुई है, ठीक है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार है। आर्टिकल 32 ए में देखिए राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों में विचार न किया जाना लोप किया गया। तो आपके 32 ए के अंदर आपके ये जो 32 आर्टिकल है उसमें 5 तरह की रिट आपके सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 तरह की रिट होंगी, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, वंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और आपके इसके अलावा आपके अधिकार पेक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 तरह की रिट आपके सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए दिलवाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 33, 34 और 35 मैंने आपसे कहा था ना कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का जो अंतिम आर्टिकल है वो संसद को पावर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने मौलिक अधिकार तो दे दिए, अब उन पर कंट्रोल करने की पावर हमारे पास आर्टिकल 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांतर करने की संसद की पावर हमारे पास होगी, ठीक है। फोर्स जो फोर्स जो हमारे पास होती है, जो भी हमारे पास आर्म फोर्स है आपके, चाहे कोई भी सीएपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आपकी जितनी भी है असम राइफल्स हो, एसएसबी हो, जो भी हमारे पास फोर्स है उनके मौलिक अधिकार को सीमित कौन कर सकता है, वो आपके पार्लियामेंट कर सकता है, ये आर्टिकल नंबर 33 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 34 जब किसी क्षेत्र में सेना दोस्तों विधि लागू हो, आपके कहीं पर दोस्तों आपके मार्शल लॉ लागू हो, सैन्य कानून कहीं पर लागू हो, तो वहां पर भी जो वहां के लोग हैं आपके उनको जो मौलिक अधिकार है वो भी पार्लियामेंट के अनुसार होंगे, उनको कम अधिक पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 35 दोस्तों आपके इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है वो संसद बनाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भाग 3 था, महत्वपूर्ण भाग था, सबसे बड़े भाग के रूप में था भाग 3 जो आपके सामने, मतलब सबसे महत्वपूर्ण भाग यही था भाग 3, ठीक है। अब दोस्तों भाग 4 की ओर आते हैं। भाग 4 में डीपीएसपी का जिक्र किया गया, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य की नीति के निदेशक दोस्तों आपके, मतलब राज्य की पॉलिसी कैसे बनेगी, वो पॉलिसी बनाने वाले जो एलिमेंट्स तत्व हैं उनका जिक्र आपके भाग 4 में किया गया, डीपीएसपी में किया गया, ठीक है। हाँ दोस्तों इनको लागू करना अनिवार्य नहीं है, जैसे मौलिक अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर ये अधिकार अगर राज्य विकास करता जाता है तो अपने विकास के अनुसार जो है वो इनको लागू करता जाएगा, पर राज्य इनको लागू करवाएगा, ये उसका कार्य होगा, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपकी जिक्र किया गया, जैसे इसमें आर्टिकल नंबर 44 जिक्र हुआ है, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कहा गया कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगा। अब जो गोवा के अंदर तो लागू था आपके, अब वो 25 के अंदर कहां पर उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, ठीक है। तो भविष्य में और भी राज्य उसको लागू करेंगे, पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा कि भाई हमारे राज्य में, राजस्थान में क्यों लागू नहीं हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये राज्य के विवेक है, वो जब चाहे तब आपके कर सकता है इसको, ठीक है। देखिए आर्टिकल 36 डेफिनेशन के बारे में बात करता है, राज्य की परिभाषा है, जो आर्टिकल 12 में लिखी है वही आपके आर्टिकल 36 में लिखी है दोस्तों ना। आर्टिकल 37 ये कहता है कि अगर डीपीएसपी लागू नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट नहीं जाओगे, मतलब ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 37 बोलता है कि दोस्तों आपके ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है। आर्टिकल 38 बोलता है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना, राज्य जो स्टेट होगा वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट होगा, ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। कैसा होगा, पब्लिक वेलफेयर स्टेट होने वाला है। आर्टिकल 38 तुम्हारे लिखने का इंतजार थोड़ी कर सकता हूं मैं ना, आपको क्लास को देखना है आराम से, बाद में अगर आपको इच्छा हो तो इसको नोट, ये सारी बातें तो कहीं भी लिखी हुई मिल जाएंगी, इस संविधान की तो बात मैं बस केवल आपको रिवाइज करवा रहा हूं, आपको इस क्लास को सुनना है, बार-बार नोट नहीं करना है, नोट आपको कहीं से मिल जाएगा संविधान जो है ना। तो आर्टिकल 38 आपके लोक कल्याणकारी राज्य की बात, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात आर्टिकल 38 करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ आपके डीपीएसपी यहां पर जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये यहीं पर लिखा गया है ना। लेकिन इसमें आर्टिकल 39 ए भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटल की बात करो, इसके अंदर जो पार्ट होंगे
39 स्मॉल ए ऐसे लिखे जाएंगे ना, 39 स्मॉल ए, 39 स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ऐसे होंगे, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल ए है आपके, मतलब आर्टिकल 39 जो ए है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखो संविधान में जहां भी वो कैपिटल वर्ड मिल जाए ना, मतलब वो हमने अमेंडमेंट किया। आर्टिकल 21 कैपिटल है, वो अमेंडमेंट हुआ है। आर्टिकल 39 कैपिटल है, अमेंडमेंट हुआ। आर्टिकल 338 कैपिटल है, अमेंडमेंट हुआ। 338 कैपिटल भी अमेंडमेंट हुआ है। तो ऐसे आर्टिकल 39 से दोस्तों अमेंडमेंट है ना, ठीक है, अमेंडमेंट है जो कि आप जानते हो 42वां संविधान संशोधन आपके 1976 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, क्या बोलते हैं इसको, फ्री लीगल एड बोलते हैं, मतलब कि निःशुल्क में कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी आर्टिकल का देखो, अब ये आर्टिकल संविधान में 1950 के अंदर आ चुका था जब लागू हुआ, ठीक है। पर इसके ऊपर जब एक्शन हुआ आपके वो 1987 के अंदर, ठीक है। इसी आर्टिकल पर एक कानून बना और उस अधिनियम के द्वारा नालसा की स्थापना होती है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ठीक है, नालसा की, है ना। चलिए आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन जो है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। देखो ये बात कहां पर आर्टिकल 40 में संविधान के समय लिखी हुई थी, लेकिन इस पर एक्शन कब हुआ आपके 73वां 74वां संविधान संशोधन। तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि राज्य भविष्य में क्या करेगा, अब कब करेगा, जब उसकी सुविधा होगी, फैसिलिटी होगी, फंड होंगे उसके पास, तब वो करेगा। आर्टिकल 41 मनरेगा इसी में आता है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये जो काम का जो अधिकार है वो आपके डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मनरेगा वाला अधिकार इसी में है ना, आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 में आपके काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता, ये महत्वपूर्ण सवाल है। प्रसूति सहायता कहां पर लिखी हुई है, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी लेबर पेन के दौरान जो सहायता मिलने वाली है आपके, ये सारी कहां पर है, मैटरनिटी जो रिलीफ होगी वो आपके आर्टिकल 42 में महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। तो आर्टिकल 43 पूछा आपसे कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब जो कर्मचारी वर्कर्स उनको क्या मजदूरी मिलेगी, इतनी मजदूरी उनको मिल सके जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके, ये आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है। अब इसी में आपके दोस्तों अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। 43 ए दोस्तों उद्योग के प्रबंधन का अधिक भाग जो है वो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और महत्वपूर्ण कौन सा 43 जो बी आपकी, ये महत्वपूर्ण है, सहकारी सोसाइटी जो है इसका दोस्तों बात यहाँ पर लिखी हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात यहाँ पर लिखी हुई है। और आप जानते हो 97वां संविधान संशोधन है 2011 वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दोस्तों आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, ये आर्टिकल 44 में उत्तराखंड अभी इसको कानून बनाने वाला पहला राज्य इसका ये हो गया, ठीक है। आर्टिकल 45 जो है 6 वर्ष से कम, ये आयु ध्यान रखना, ठीक है। देखो कभी एग्जाम में 2-4 सवाल तो सीधे आर्टिकल से आते हैं ना, तो लिखा हुआ है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में, ठीक है। तो 6 वर्ष से कम की बात दोस्तों यहाँ पर हुई है। आर्टिकल 21 ए जो आपके, आर्टिकल 21 ए जो आपके वहां 6 से 14 ईयर्स के बच्चों की बात की है, ठीक है। और जो फ्री आपके जो एजुकेशन है उसकी बात की है। यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध जो है वो आर्टिकल 45 कई बार पूछता है कि आर्टिकल 45 में उम्र सीमा क्या है, आर्टिकल 21 ए में उम्र सीमा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 46 पूछूं आपसे एससी और एसटी जो है अनुसूचित जाति और आपके शेड्यूल आपके ट्राइब अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अधिकार, ये आर्टिकल 46 में उपलब्ध है, ठीक है। आर्टिकल 47 बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण आपके पोषण का अधिकार पूछूं आप सीधा कहां पर, आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का अधिकार कहां पर है, वो आर्टिकल 47 दोस्तों ना। मद्यपान निषेध पूछूं कहां पर आपके, मतलब कोई राज्य में आप देखना गुजरात में या तो बिहार में जहां पर भी आपके तो लीकर बैन है आपके ना, मद्यपान निषेध आपकी शराब बैन है, वो कैसे बैन हुई, तो आर्टिकल 47 में संविधान में लिख के दिया गया है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का अधिकार राज्य के पास होगा और इसके लिए वो आप चाहे तो लीकर को भी बैन कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 48 ए है ना, ये ए है ना, कैपिटल है, 48 कैपिटल है, ठीक है। तो पर्यावरण का संरक्षण जो है और वन्य जीव का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 48 में 42वां संविधान संशोधन 1976 इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं, वो आपके पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा करने का अधिकार आर्टिकल 48 ए हो गया ना। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 49 की बात करते हैं, 49, ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है कहां पर है, मोनूमेंट जो है उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, ये बात कहां पर है, आर्टिकल नंबर 49 जो है। कई बार सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण कहां पर है, हम सोचते हैं कि ये बात कहां पर लिखी है, ये बात हम मौलिक कर्तव्य में लिखी हुई है, पर आर्टिकल नंबर 49 में लिखी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उनमें शक्तियों का सेपरेशन ऑफ पावर होगा, ये बात आर्टिकल 50 में लिखी है, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, मतलब कि लड़ाइयां ना हो इनमें आपस में कि मेरी पावर यहां तक है, मेरी पावर यहां तक है, दोनों का सेपरेशन ऑफ पावर किया गया आपके एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, जो कि आप आज भी देखते होंगे कि सरकार कुछ कह देती है फिर न्यायपालिका कुछ और कहती है, तो आपके जो कोलैप्स होता है उसको रोकने के लिए ना। आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति क्या कहती है, भारत की विदेश नीति कहती है कि हम जो है अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेंगे, ये बात आपके भारत की विदेश नीति में कि हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर हार्मोनी हो, पूरे विश्व के अंदर पीस और शांति हो, ये आर्टिकल 51 में। तो ये हमारा डीपीएसपी वाला भाग हो गया आर्टिकल 51। चलिए अब चलते हैं भाग 5 की ओर, ठीक है। भाग 5 संघ कार्यपालिका की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो भाग है संविधान का यही वाला भाग है, ठीक है। सबसे बड़ा आर्टिकल 21 था, सबसे बड़े भाग की बात करूं वो कौन सा आपके भाग 5, इसमें 100 आर्टिकल है। आर्टिकल 51 से आर्टिकल 52 से लेकर 151 जो है वो इसी के अंदर भाग 5 में, मतलब सेंटर के संघ की जो बात हो सकती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सीएजी, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, सारी बातें कहां पर है, वो सारी बात यहां पर होंगी, ठीक है। देखिए आर्टिकल 52 बड़े ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण भाग है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होंगी, एक्जीक्यूटिव पावर होंगी। आर्टिकल 53 जो आप अपॉइंटमेंट की पावर देखते हो ना, ये प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, तो जो अपॉइंटमेंट देखते हो, नियुक्ति देखते हो, आपको इसी में आती है, ठीक है। एक राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कमांडर होगा किसका, हमारी सेना का, ये भी आपके 53 के अंदर आता है ना। आर्टिकल 54 की बात करूं आपसे तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो आपके कौन कौन भाग लेंगे उसकी बात आपके आर्टिकल 54 में, इसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल, ठीक है। इलेक्टेड आपके एमएलए, इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे, वो सारी बातें यहीं पर, दिल्ली पुदुचेरी भी आपके भाग लेगा। आर्टिकल 55 मैनर क्या होगा, इलेक्शन का मैनर क्या, रीति क्या होगी, तरीका क्या होगा, तो आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, एकल संक्रमणी मत पद्धति होगी, वो 55 के अंदर लिखा हुआ है। 56 कार्यकाल क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा ना, तो कार्यकाल के बारे में 56 में लिखा हुआ है, ठीक है। 57 क्या वो रीइलेक्ट हो सकता है, तो रीइलेक्शन 57 के अंदर लिखा हुआ है। 58 जो है उसकी जो है अर्हता है, क्वालिफिकेशन की बात है 57 58 के अंदर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, मतलब कि कितनी एज होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, वो आपके यहाँ पर है। आर्टिकल 59 आपके क्या कंडीशन है, शर्तें क्या है आपके 59 के अंदर। 60 में पद की शपथ, देखो अनुसूची नंबर 3 में हमारे पास में शपथ का उल्लेख है, पर वहां 3 पोस्ट नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 7, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 69 और आपके राज्यपाल के लिए आर्टिकल 159 होगा, ठीक है। आर्टिकल 60 61 की बात करूं आपसे, इसमें महाभियोग, इंपीचमेंट वर्ड केवल संविधान में इन्हीं के लिए यूज हुआ है ना, जो इंपीचमेंट वर्ड है वो केवल इन्हीं के लिए यूज हुआ है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात आपके हटाने की बात जो है वो आर्टिकल 61 में, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 62 जो आपके अगर दोस्तों मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उसको भरने का जो समय होगा आपके, उसकी बात आपके वो आर्टिकल 62 में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 63 आपके यहाँ से उपराष्ट्रपति चालू होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 के अंदर। आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होगा ना, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा कौन आपके उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 65 पूछूं आपसे यहाँ पर आपके 65 के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, इसका आपके जिक्र जो है आर्टिकल 65 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 66 पूछूं आपसे इलेक्शन जो निर्वाचन उपराष्ट्रपति का, वो आपके आर्टिकल नंबर 66 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 67 वर्तमान बड़ा महत्वपूर्ण है, जो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो बात कहां पर है, वो आपके उपराष्ट्रपति का जो पदावधि है वो कहां पर है, टर्म ऑफ ऑफिस कार्यकाल जो है वो आर्टिकल 67 से लिखा हुआ है। और 67 भाग 2 जो है आपके पार्ट 2 जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो बात है वो यहां पर अभी जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ आप जानते हो कि अविश्वास प्रस्ताव पत्र आया था, वो आर्टिकल
62 बी के द्वारा आया था, ठीक है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 268 की बात करूं आपसे, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का जो टाइम पीरियड होगा वो आपके आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 69 पूछूं आपसे, उपराष्ट्रपति शपथ की बात करें, आर्टिकल 60, आर्टिकल 69 मैंने कहा था ना, तो उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 70 आपके अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। मान लो राष्ट्रपति जी की डेथ हो गई है तो वहां पर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति जो कार्य होंगे उनका आपके कार्यवाहक रूप में वहन करेगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 71, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करने वाला इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, ये आर्टिकल आपके 71 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 72 आपके राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होगी, आपके पार्डनिंग पावर होगी, वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, सजा को कम भी कर सकता है आपके, और जो मार्शल है उसको भी माफ कर सकता है, इसको बोलते हैं क्षमादान की पावर आर्टिकल 72 के अंदर। इसके बाद आर्टिकल नंबर 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो आर्टिकल नंबर 73 के अंदर। आर्टिकल 74 हमारे लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और यहाँ दोस्तों आपकी जो मिनिस्ट्री वाले जो आर्टिकल है, जो मंत्री परिषद वाला आर्टिकल है, मिनिस्ट्री का छोटा रूप होता है आपके कैबिनेट है ना, जो मिनिस्ट्री में जो पावरफुल जो मिनिस्ट्री होते हैं, जो प्रमुख होते हैं विभागों के, उनको बोलते हैं कैबिनेट या फिर उनको बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर बात किसी और मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। मिनिस्ट्री का आकार भी हमने निर्धारित किया है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 15% तक हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत में आपके राष्ट्रपति ने इसको सलाह ही मान लिया था ना, फिर इसमें बाद में लिखा गया आर्टिकल 74A में लिखा गया कि ये सलाह जो होगी आपकी बाध्यकारी होगी, मतलब राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की मिनिस्ट्री की बात माननी पड़ेगी, और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कुल मिला के बात ऐसी है कि लिखा हुआ तो नहीं है पर आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की बात राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, अनिवार्य रूप से माननी पड़ेगी, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 दोस्तों आपके मंत्रियों के बारे में उपबंध आपके आर्टिकल 75 में, तो इसी में आपके आर्टिकल 75 2 है, ठीक है, जो कि बोलता है कि जो मंत्री आपके व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। 75 3 में लिखा हुआ कि मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होगा आपके, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये आर्टिकल 75 2 और 3 में लिखी हुई है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम आपके सबसे बड़ा वकील भारत का जो होगा, भारत सरकार का जो वकील होने वाला है, उसका जिक्र आपके आर्टिकल 76 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 76 के अंदर है। और आप जानते हो कि एमसी तलवार जी पहले भारत के महान्यायवादी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 76 के अंदर, ठीक है। वहीं आर्टिकल 77 पूछूं आपसे, भारत सरकार के जो कार्य हैं उनका संचालन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा, तो हर आपके डॉक्यूमेंट में देखना साइन अंत में राष्ट्रपति के ही होते हैं ना, वो आर्टिकल 77 दोस्तों ना। आर्टिकल 78 पूछूं आपसे, राष्ट्रपति को जानकारी देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होने वाला है, राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री को होगा, ये आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है दोस्तों ना। आर्टिकल 79 पूछूं आपसे, पार्लियामेंट यहाँ पर शुरू होती है, संसद जो आपकी वो यहाँ पर शुरू होती है। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का जिक्र कहाँ पर, आर्टिकल 79 के अंदर आपके पार्लियामेंट का जिक्र किया गया। पार्लियामेंट में देखो अंग इसके दो होते हैं ना, अंग इसके दो, एक तो सॉरी इसमें सदन दो होते हैं, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा, दो हाउस होते हैं, पर अंग इसके तीन है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, ठीक है। ये बात यहीं पर लिखी हुई है ना। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा जो कि अपर हाउस होगा उसके बारे में जिक्र है, आर्टिकल 81 में जो लोकसभा है उसके बारे में जिक्र आपके आर्टिकल 81 में किया गया, ठीक है। आर्टिकल 82 में आपके प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन जो है रीएडजस्टमेंट आपके आर्टिकल 82 में आपके सीटों का रीएडजस्टमेंट होगा, वो सारी बातें 82 में लिखी हुई है। आर्टिकल 83 में आपके सदनों की जो अवधि होगी, जैसे कि लोकसभा 5 साल के लिए होता है और आपातकाल में वो 1 साल के लिए बढ़ सकता है, राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए होता है, स्थायी सदन होता है, वो आर्टिकल 83 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 84 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनके बारे में जो क्वालिफिकेशन आपके एमपी की क्वालिफिकेशन आर्टिकल 84 में, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, वो सारी बातें आर्टिकल 84 में लिखी हुई है। आर्टिकल 85 बड़ा महत्वपूर्ण है, संसद सत्र जो होगा आपके सेशन जो होगा उसकी शुरुआत करना, उसको समाप्त करना, ये सारे अधिकार किसके पास होंगे, राष्ट्रपति के पास होंगे, ठीक है। संसद सत्र को शुरुआत करना, स्टार्ट करना, सत्र अवसान करना, डिसोल्यूशन करना आपके, और विघटन करना जो है, ये सारे अधिकार किसके पास होंगे, तो शुरुआत करना, अंत करना और विघटन कर देना, ये सारे अधिकार किसके पास होंगे, राष्ट्रपति के पास होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सत्र शुरू कौन करेगा, राष्ट्रपति, समाप्त कौन करेगा, आपके राष्ट्रपति, ठीक है। तो मान लो तो बीच में आपके स्थायी मान लो तो बीच में आपके रोकना हो, ठीक है, मान लो तो बीच में आपके स्थगित करना हो, ठीक है, पोस्टपोन करना हो, स्थगित करना हो, सुनते हो ना आप कि संसद, कल ही आपने खबर सुनी होगी कि संसद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगा, ठीक है। ये पावर उस सदन के हेड के पास होगी, लोकसभा है तो स्पीकर के पास होगी, राज्यसभा है तो आपके चेयरपर्सन के पास होगी, लेकिन संसद सत्र को शुरू करना, अंत करना और उसको विघटित कर देना, समाप्त कर देना, ये पावर किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में, आर्टिकल 85 के अंदर। 86 सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति के पास अधिकार दोस्तों होता है। जब नई लोकसभा आती है तो राष्ट्रपति आपके अपना अभिभाषण देता है, ठीक है, और साल का जो शुरुआत जब होता है तो वहां पर भी राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है, ये दो टाइम आपके राष्ट्रपति का स्पीच होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 86 के अंदर राष्ट्रपति उस समय सरकार की जो योजना है उनके बारे में बताता है। आर्टिकल 87 आपके राष्ट्रपति का विशेष अधिवेशन जो है, स्पेशल जो एड्रेस मैंने आपसे कहा, वो आर्टिकल नंबर 87 के अंदर लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपसे कहा ना, वो आर्टिकल 87 के अंदर है ना। आर्टिकल 88 क्या बोलता है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार दोस्तों आपके आर्टिकल 88 के अंदर है। जैसे महान्यायवादी किसी भी हाउस में बोल सकता है, ठीक है, भाग ले सकता है, पर वोटिंग में भाग नहीं लेगा, ऐसे अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 88 में। मंत्री के क्या होंगे और महान्यायवादी क्या होंगे, आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। इसके बाद संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, आर्टिकल 79 के अंदर सभापति, उपसभापति राज्यसभा के उनके बारे में जिक्र। आर्टिकल 90 में राज्यसभा के जो आपके उपसभापति हैं उनका पद रिक्त हो गया, हटाएंगे कैसे उनको, इसका जिक्र वहां पर किया गया। आर्टिकल 91 में आपके सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना, देखो वहां पर आर्टिकल 63 64 वहां पर उपराष्ट्रपति के रूप में था, यहाँ पर राज्यसभा का सभापति, माना कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं पर दोनों पोस्ट अलग अलग है ना, तो यहाँ पर राज्यसभा का सभापति हो गया, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हो गया, तो उसके बारे में जिक्र यहाँ पर आर्टिकल 51 में दोस्तों ना। आर्टिकल 52 आपके वही सभापति और उपसभापति जो है उनके बारे में आपके संकल्प जैसे आएगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 93 दोस्तों ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में उल्लेख कहाँ पर, आर्टिकल 93 स्पीकर का मतलब अंडरस्टूड लोकसभा का होगा, ठीक है। चेयरपर्सन का मतलब आपके अंडरस्टूड है कि आपके राज्यसभा का होगा, ठीक है। वहाँ जो अध्यक्ष उसका नाम चेयरपर्सन है, सभापति बोलते हैं, और वहाँ जो लोकसभा में जो आपके अध्यक्ष उसका नाम स्पीकर होता है, ठीक है। जैसे भारत के वर्तमान स्पीकर कौन आपके ओम बिरला जी ना, तो 93 के अंदर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात आपके 93 के अंदर, ठीक है। 94 आपके अगर वो पद रिक्त होता है, त्यागते हैं, हटाते हैं, उसके बारे में जिक्र आपके 94 में दोस्तों ना। 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना, मतलब वही जो बात पहले सभापति के बारे में लिखी हुई थी वही बात आपके 95 में यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में लिखी हुई है, ठीक है, अध्यक्ष और आपके उपाध्यक्ष के बारे में। 93 दोस्तों आपके वही कैसे हटाना है आपकी वो सारी बात आपके संकल्प जो है उसके बारे में बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। 97 दोस्तों आपके वेतन भत्ते क्या होंगे, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का और लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का वेतन भत्ता क्या होगा आपके 97 के अंदर जिक्र किया, ठीक है। आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट सचिवालय जो संसद का उसके बारे में आर्टिकल नंबर 98 के अंदर। माना कि आर्टिकल आपने कभी पढ़े नहीं होंगे पर मैं संविधान आपको पूरा पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी यही होना चाहिए, आपका इस क्लास का उद्देश्य इतना ही है कि संविधान के इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, बस आपको इतना देखो। अगर आर्टिकल पर आपकी पकड़ है ना तो पॉलिटी आपको समझना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। आपको यही नहीं पता कि सत्र का 17वां और सत्र आहूत करना ये कहां पर लिखा हुआ है, समरिंग कहां पर, प्रोपगेशन कहां पर, पता ही नहीं आपको,
तो उसके बारे में पढ़ना थोड़ा टफ होगा, लेकिन आपको इतना पता है कि 17 विषांत 17 आउट करना, ये आर्टिकल नंबर 85 के अंदर लिखा हुआ संसद के अंदर राष्ट्रपति करता है, इतना पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा ना, बस इसीलिए आर्टिकल्स आपको याद करने होते हैं, जितने कर सको उतनी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 99 सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा जो है, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आपको कोई पेड कोर्स का इंतजार ना करना पड़े आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, मैं आपको एक क्लास में कम से कम टाइम में पूरे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 99 जो मेंबर्स हैं उनका शपथ और प्रतिज्ञा जो आपके ओथ के बारे में उल्लेख आपके आर्टिकल 99 पार्लियामेंट के जो मेंबर्स, ठीक है। आर्टिकल 100 आपके महत्वपूर्ण है, सदनों में मतदान, रिक्तियों हेतु कुछ भी सदनों की कार्यपूर्ति, तो आपने सुना है कि साधारण बहुमत से कोई बिल पास हो गया, तो जो साधारण बहुमत है ना, सिंपल मेजॉरिटी, वो कहां पर लिख दिया आर्टिकल 100 में, ठीक है। मतलब कि संसद के जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो लोग हैं उसका 50% प्लस 1 जो होता है आपकी, वो आर्टिकल नंबर 100 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद उस सदस्यों की निहरताओं की बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, कैसे उनको हटाएंगे ना, उसके बारे में बात जो यहाँ पर आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त होना हुआ है, कौन कितने स्थान रिक्त है उसके बारे में जिक्र आपके, आर्टिकल 102 मेंबर्स जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं आपके वो, आर्टिकल 103 मेंबर्स की निहरताओं संबंधित प्रश्नों का आपकी जो डिसीजन यहाँ पर होने वाला है, आर्टिकल 104 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हत न होने पर या निहत्थित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 104 में, या फिर दोस्तों संसद जो आपके एमपी है, सीधी बात बोलूं आपसे, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां जो है ये आर्टिकल नंबर 105 में लिखी हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल 105 क्या बोलता है दोस्तों, आर्टिकल 105 यहाँ पर लिखा हुआ देखो, जो संसद के जो आपके एमपी है ना, संसद के जो एमपी है उनके जो विशेष अधिकार होते हैं आपके, वो आर्टिकल नंबर 105 के अंदर लिखा हुआ आपको। ये इस समय दोस्तों वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस समय दोस्तों आप जानते हो अभी दोस्तों जब राहुल गांधी साहब के अब ये केस चल रहा है आपकी, जब अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में कुछ कह दिया, उसके बाद में कांग्रेस विरोध कर रहा है, उसमें धक्का मुक्की हो गई थी, और उसमें जो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी उनके खिलाफ जो आपके विशेष अधिकार हनन का मुद्दा उठाया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है। तो किसका हनन हुआ, विशेष अधिकार, किसके विशेष अधिकार, जो वो एमपी जो जिनको धक्का वक्का लगा है जैसा वो लोग कह रहे हैं, तो जो विशेष अधिकार का जो हनन हुआ आपके वो एमपी का हुआ है, तो वो है कहां पर विशेष अधिकार, आर्टिकल 105 में। देखो संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार जो है उसका जिक्र आपके आर्टिकल 105 में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का विशेष अधिकार कहां पर, आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 106 पूछूं आपसे, सदस्यों के वेतन और भत्ते का जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 106 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 107 बात करें तो देखिएगा, विधायी प्रक्रिया की बात करूं आपसे, तो आर्टिकल 107 जो है इसमें विधेयकों के पूरे स्थापन और पारित करने के बारे में आर्टिकल 107 के अंदर उल्लेखित है ना। आर्टिकल 108 बड़ा महत्वपूर्ण है और वो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, इसका जिक्र कहां पर, आर्टिकल नंबर 108 में। जॉइंट सिटिंग जो होती है इसका जिक्र कहां पर, आर्टिकल 108 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग का जिक्र कहां पर, आर्टिकल 108 में, नोट कीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 109 देखो, हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे सवाल पूछता है ना कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है, हम 110 को ठोक कराते हैं ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब भी आप सवाल पूछे कि भाई धन विधेयक की परिभाषा कहां पर है, तो आर्टिकल 110 के अंदर, ठीक है। लेकिन सवाल अगर आपसे यहां पर ये पूछे बेटा कि धन विधेयक जो है इसकी विशेष प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख कहां पर, आर्टिकल नंबर 109 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विधेयकों पर जो अनुमति है, मतलब कि असेंट ऑन बिल, राष्ट्रपति विधेयक को पास करता है या राष्ट्रपति विधेयक को पॉकेट वीटो करता है या राष्ट्रपति विधेयक को क्या बोलते हैं रिकंसिडरेशन के लिए डालता है आपको, सारी बातें कहां पर है, आर्टिकल 111 के अंदर। राष्ट्रपति विधेयक के ऊपर जो भी अपना अनुमति देता है या जो भी कुछ देता है आपको, वो यहां पर उसका उल्लेख है, ठीक है, आर्टिकल 111 के अंदर ना। चलिए अब वित्तीय विषय के संबंध में आर्टिकल 112 आप सभी जानते हो कि वार्षिक जो वित्त, हाँ संयुक्त जो आपके जॉइंट सिटिंग जो होती है उसको बुलाने वाला कौन होता है, आपको राष्ट्रपति होता है, ठीक बात है। चलिए आर्टिकल 112 पूछूं आपसे, तो आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट शब्द है ना, वो हमारे संविधान में नहीं है बेटा कहीं पर भी ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसके स्थान पर हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आपके वो हमारे संविधान में दिया गया, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 113 पूछूं आपसे, संसद में प्राक्कलन जो है उनके संबंध में दोस्तों अभिक्रिया। देखो प्राक्कलन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपके, वो बोलते हैं एस्टीमेट, ठीक है। जो भी एस्टीमेट होते हैं आपके, एस्टीमेट कमेटी आपने सुनी होगी, प्राक्कलन समिति जो होती है वो सुना होगा आपने। तो आर्टिकल नंबर 113 के अंदर प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ठीक है। आर्टिकल 114 बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और वो है विनियोग विधेयक, कौन सा है, एप्रोप्रिएशन बिल दोस्तों ना। एक दोस्तों हमारी संचित निधि होती है, आपने नाम सुना होगा, अगर हमें उसमें से कोई भी रुपया निकालना है ना, सबसे पहले आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा ना। रिकॉर्ड क्लास से थप्पड़ मारूंगा फेंक के कमेंट बॉक्स में, ऐसा थप्पड़ फेंक के मारूंगा, सीधा यहां पर तड़ाक देंगे, ठीक है। चुपचाप मेरी बात को सुन लेना। तो विनियोग विधेयक क्या होता है, अगर संसद को, अगर सरकार को कोई 1 रुपया भी निकालना होता है तो कहां से पैसा निकालना पड़ेगा, तो पहले विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मनी बिल होता है, कैसा होता है, ये एक मनी बिल होता है, ये आपको छापना है, ये एक धन विधेयक होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 115 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान, जो ग्रांट है ना, इस ग्रांट का जिक्र कहां पर किया, आर्टिकल 115 में आपके जो ग्रांट है आपके अनुदान जो है इसका जिक्र किया गया, ठीक है। अगला आर्टिकल 116 आपके लेखा अनुदान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वोट ऑन अकाउंट दोस्तों ना, वोट ऑन अकाउंट जो आपके जो लेखा अनुदान सबके मतलब बजट में जितना पैसा हम लोग खर्च करते हैं वो देते हैं ना आपके, जो वो होता है वोट ऑफ अनुदान, वोट ऑफ अकाउंट होता है ना। तो लेखा अनुदान जो होता है इसका उल्लेख कहां पर, ये सवाल खूब पूछता है कि लेखा अनुदान जो है इसका उल्लेख कहां पर है, तो वोट ऑन अकाउंट का उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 116 के अंदर, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 117 पूछूं आपसे, वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध आपके फाइनेंस आपके जो बिल है इसके बारे में विशेष उपबंध कहां पर है, आर्टिकल 117 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 118 पूछूं आपसे, ये आपके प्रक्रिया के नियम है, ये याद नहीं करना आपको। आर्टिकल 119 जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी जो प्रक्रिया है इसका विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा, ये आपके रेगुलेशन बाय लॉ होने वाला है, ये पर आर्टिकल 119 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 120 पूछूं आपसे, संसद में प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, इसका जिक्र कहां पर है, पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज यूज होगी आपकी उसका जिक्र कहां पर है, आर्टिकल 120 के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 21 पूछूं आपसे, संसद में चर्चा पर जो निर्बंधन आपके जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है आपकी चर्चा करते समय, डिस्कशन में कौन-कौन सी बातें नहीं होंगी, ये आपके आर्टिकल 121 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 122 पूछूं आपसे, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न करना, दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ है ना, लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसका जो न्यायालय है वो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता है, ये आप नोट कीजिएगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि संसद की जो कार्रवाई होगी उसकी जांच न्यायालय नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 122 में लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल 123 जो अध्यादेश होता है, मतलब कि राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है ऑर्डिनेंस पारित करने की, अगर मान लो संसद सत्र के अंदर नहीं है तो उसमें राष्ट्रपति किसी बिल को बनाने के लिए क्या करता है आपके, एक ऑर्डिनेंस पारित करता है। ऑर्डिनेंस दोस्तों आपके एक अस्थायी बिल की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनेंस होता है ना वो आर्टिकल नंबर 123 के अंदर लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए, किसके बारे में, राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस के बारे में जो है वो आर्टिकल नंबर 123 आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद आर्टिकल नंबर 124 यहां से आपके सुप्रीम कोर्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और फॉर्मेशन जो आपके वो आर्टिकल नंबर 124 के अंदर, ठीक है। वही दोस्तों अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 124A, ये जोड़ा गया दोस्तों ना, ये जोड़ा गया था आपके, ठीक है। और इसके द्वारा एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसकी स्थापना होती है, 99वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया, ठीक है। पर तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक संशोधन को आपके
असंवैधानिक करार दे दिया, मतलब कि इसको समाप्त कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 124(1) आया था, आपको ध्यान रखना है। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये आर्टिकल ये 99वां संविधान संशोधन था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 124 है, पूछूं आपसे आयोग के जो फंक्शन से कार्य है उसके बारे में उल्लेख आपके विधि बनाने के संसद के पास जो पावर है आपके वो उसका उल्लेख आपके न्यायाधीशों के वेतन कहां पर है, आर्टिकल नंबर 125 के अंदर, ठीक है। तो अगला आर्टिकल नंबर 126 पूछूं आपसे एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये सवाल पूछता है कार्यकारी जो मुख्य न्यायमूर्ति है इसके अपॉइंटमेंट के बारे में जिक्र कहां पर, आर्टिकल नंबर 126 के अंदर है, कार्यकारी जो आपके मुख्य न्यायमूर्ति है इसके बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके आर्टिकल 127 पूछूं आपसे यहां पर जो एडहॉक जज होते हैं आपके एडहॉक जज आपके जो होते हैं आपके अस्थायी जो जज होते हैं आपके इनको बोलते हैं एडहॉक जज, ठीक है। तो मान लो हाई कोर्ट का कोई जज है और सुप्रीम कोर्ट में इस समय आपके मान लो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय जज की आवश्यकता है पर जज है नहीं उनके पास, तो वो हाई कोर्ट से जज जो है उसको कहां पर लेकर आते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट लाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडहॉक जज है ना। जैसे आपकी जरूरत पूरी होगी तो उसको वापस वहीं पर ले जाएंगे, ठीक है, चलिएगा ना। तो एडहॉक जज जो है इसका अपॉइंटमेंट के बारे में आपके आर्टिकल नंबर 127 है। सर बिना पढ़े टॉप कैसे करें, एक ही तरीका है, बाकी बिहारी लाल जी का नाम ले, हो सकता है वो तुझे पास करवा दे, ठीक है, बाकी और तरीका नहीं है ना। चलिए आर्टिकल नंबर 128 दोस्तों ना, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश आपके अगर मान लो हाई कोर्ट में जज नहीं दोस्तों आपके तो जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उनको लेकर आएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 128 में इसका उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 129 पूछूं आपसे उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो देगा आपके वो डिसीजन भारत के हाई कोर्ट में, भारत के सेशंस कोर्ट में भविष्य में उपयोग होने वाला है, मतलब वो डिसीजन आपके रिकॉर्ड होगा, ये आर्टिकल नंबर 129 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 130 पूछूं आपसे उच्चतम न्यायालय का जो स्थान आपके सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपके आर्टिकल नंबर 130 के अंदर ना। आर्टिकल 131 दोस्तों आपके उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके ओरिजिनल जुरिडिक्शन आपके, मतलब दोस्तों ऐसे केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो कहां पर है, वो आपके आर्टिकल नंबर 131 में, ठीक है। ऐसा केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो आर्टिकल नंबर 131 में। तो जैसे दोस्तों आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वो उसकी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल क्या हो चुकी है, जुरिडिक्शन दोस्तों हो चुकी है ना। दो राज्यों के मध्य विवाद अगर होता है किसी चीज को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, ध्यान रखना ना, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 131 दोस्तों ना। 131 दोस्तों आपके केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए लिखा हुआ है यहां पर। और 132 पूछूं आपसे कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारी दोस्तों, मतलब हाई कोर्ट से मामला कहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, वो आर्टिकल नंबर 132 दोस्तों ना। इसके बाद आपके 133 पूछूं आपसे उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता जो है उसका जिक्र यहां पर किया गया, ठीक है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में कब अपील कर सकते हो उसके बारे में जिक्र यहां पर सुना। 134 पूछूं आपसे दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कब कर सकते हो, ये आर्टिकल 134, आर्टिकल 133, आर्टिकल 132 आपके, और ये वो केस है आपके जहां पर केवल और केवल आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाओगे, उसके बारे में यहां पर जो है वो जिक्र किया गया दोस्तों ना। आगे चलिए 134 आपके 134 के उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, उसका जिक्र यहां पर दोस्तों ना। 135 आपके 135 आपके फेडरल न्यायालय की जो अधिकारिता उसके बारे में जिक्र किया गया है, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 136 ठीक है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष दोस्तों आपके इजाजत जो होती है आपके स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये कहां पर है, आर्टिकल नंबर 136। मतलब दोस्तों कोई भी केस दोस्तों किसी भी कोर्ट में भारत में सुनना भारत में कोई भी केस किसी भी कोर्ट में क्यों ना हो, देखो मुझे सारे पढ़ाने पड़ रहे हैं पर जो महत्वपूर्ण आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। भारत में कोई भी केस किसी भी कोर्ट में क्यों ना हो, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको अपने पास मंगा सकती है, इसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 136 आपके, ये इनके पास, ठीक है। विशेष आपकी जो अपील आपकी स्पेशल लीव टू अपील जो है ये आर्टिकल नंबर 136 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निर्णय या आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट को भविष्य में लगता है कि डिसीजन जो गलत था आपके, तो वो रिव्यू कर सकती है अपने डिसीजन का, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में अपने डिसीजन का रिव्यू करने की पावर कहां पर है, आर्टिकल नंबर 137 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके आर्टिकल 138 उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता दोस्तों आपके उसमें वृद्धि कर सकते हैं, अगर कौन करेगा आपके, ये पावर पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता उसमें वृद्धि कर सकती है, पर पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में। आर्टिकल 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियां दोस्तों आपके उच्चतम न्यायालय को प्रदान करने के बारे में जिक्र जो है वो आर्टिकल 139 में, पर ये करेगा कौन, आपके पावर कौन देगा, पार्लियामेंट पावर देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके 131 दोस्तों ये भी आ गया। 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक दोस्तों आपके एंसिलरी आपके पावर जो है, जो आपके अवशिष्ट पावर जो होती है उसके बारे में आपके आर्टिकल नंबर 140 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके 141 पूछूं आपसे उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर दोस्तों आपके आबद्ध, सुन लो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो देगा आपके वो डिसीजन भारत के सभी कोर्ट पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिया आपके वो डिसीजन भारत के हर कोर्ट पर लागू होने वाला है, ये बात कहां पर लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर, जहां पर मैं आपसे कह रहा हूं सुनो मेरी बात को, वो महत्वपूर्ण आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल नंबर 141 दोस्तों ना। आर्टिकल नंबर 142 उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण दोस्तों आदि के बारे में आदेश, वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके सब जगह लागू होने वाला है, उसी की बात की है, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की पावर है, महत्वपूर्ण दोस्तों आर्टिकल है। अगर दोस्तों राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कोई भी संविधान का प्रश्न उत्पन्न हो चुका है, कोई ऐसा प्रश्न आ चुका है जो कि संविधान संकट में ला सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह दे नहीं दे ये उसकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा उसको हाई कोर्ट उसको राष्ट्रपति माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है, ठीक है। पर सलाहकारी जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में वो एडवाइस ले सकता है, वो आपके आर्टिकल नंबर 143 के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, वो आर्टिकल 144 में, ठीक है। वही 144 ए भी लिखा हुआ है, ठीक है। 145 पूछूं आपसे न्यायालय के नियम के बारे में, रूल्स ऑफ कोर्ट के बारे में 145 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 146 पूछूं आपसे उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों पर आपकी जो व्यय होता है उसके बारे में एक्सपेंशन के बारे में जिक्र यहां पर, ठीक है। आर्टिकल 147 आपसे इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है, जो उसकी बातें होती है उसकी व्याख्या करना जो होता है वो आपके 147 के अंदर, हां सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे नहीं दे उसकी मर्जी है, हाई कोर्ट जो सलाह उसको माने, राष्ट्रपति सलाह को माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अध्याय 205 देखिएगा, मतलब कि जो हमारा भाग 5 है उसका अंतिम वाला पार्ट है भारत का नियंत्रक महालेखा, जिसको आप केवल आर्टिकल नंबर 148 में पढ़ते हो ना, वो 148 से 151 के बीच में देखो भारत का नियंत्रक महालेखा आर्टिकल नंबर 148 के। आर्टिकल 149 ये सवाल खूब पूछता है, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये सवाल पूछेगा कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहां पर है, ये नहीं पूछता है, ठीक है। वो पूछता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति कहां पर, आर्टिकल नंबर 149 में। या वो सवाल पूछता है आपसे कि संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप कहां फॉर्म कहां पर, आर्टिकल नंबर 150 के अंदर। और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछता है, रिपोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 151 आपके, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, आपको छापना है, ठीक है। और राष्ट्रपति के बिहाफ में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर रखी जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 148 टू 151 जो है वो आपका कौन सा हो गया, वो दोस्तों आपका सीएजी हो गया, ठीक है। इसके बाद आता हमारा भाग 6, ठीक है। तो भाग 6 क्योंकि भाग 5 सबसे बड़ा भाग था दोस्तों ना, 100 आर्टिकल्स के अंदर है ना। अब आइए भाग 6 की ओर। तो आर्टिकल 152 में आपकी वही राज्य की परिभाषा के बारे में जिक्र यहां पर किया गया दोस्तों ना। अगला इसके बाद दोस्तों आपके आर्टिकल 153 आपके वहां पर राष्ट्रपति था, यहां पर आपका राज्यपाल था ना। राज्य के राज्यपाल के बारे में जिक्र आपके 153 में, ठीक है। इसका 154 पूछूं आपसे राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति आपके सेम टू सेम वही चल रहा है, ठीक है। वो आपके 154 में ना। आर्टिकल 155 पूछूं आपसे राज्यपाल का दोस्तों अपॉइंटमेंट, वहां पर निर्वाचन था राष्ट्रपति का, पर आप जानते हो यहां पर निर्वाचन दोस्तों होगा नहीं आपके, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी नियुक्ति होगी। और नियुक्ति करने वाला कौन होगा, आपकी नियुक्ति करने वाला जो आपके वो कौन होने वाला है, वो राष्ट्रपति होने वाला है।
ठीक है। आर्टिकल 156 दोस्तों ना, राज्यपाल का टर्म ऑफ ऑफिस जो कार्यकाल जो है वो आपकी 156 में। राष्ट्रपति का आर्टिकल नहीं पूछता, वो पूछता आपसे राज्यपाल का आर्टिकल पूछता है, ठीक है। तो 153 राज्यों के राज्यपाल, 154 कार्यपालिका शक्ति, 155 नियुक्ति के बारे में, 156 पूछूं आपसे टर्म ऑफ ऑफिस कार्यकाल दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 157 राज्यपाल नियुक्ति हेतु जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में, और 158 पूछूं आपसे पद के लिए सर दोस्तों, और 159 याद करो आर्टिकल 60, आर्टिकल 69, आर्टिकल 159 60 में राष्ट्रपति की शपथ, 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ, और आर्टिकल 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया, मैंने आपसे कह दिया, ठीक है। आर्टिकल 160 पूछूं आपसे कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के जो कृत्य हैं उनका निर्वहन कौन करेगा, आपके वो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 161 दोस्तों जो दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 72 में वहां पर क्षमादान लिखा हुआ था, वही क्षमादान दोस्तों आपके यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों। राज्यपाल दोस्तों आपके जो सजा को निलंबन कर सकता है, आपके मतलब टाल सकता है, कम कर सकता है, छोटा कर सकता है, आपके ये सब काम कर सकता है, पर कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड को माफ नहीं कर पाएगा, और जो मार्शल लॉ है इसको माफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। दो पावर इसके पास नहीं है। आर्टिकल 161 आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 162 पूछूं आपसे राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है इसका विस्तार आपके 162 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आपके आर्टिकल नंबर 163 पूछूं आपसे राज्यपाल को सहायता के लिए, वहां पर लिखा हुआ था, वहां दोस्तों क्या लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है। वही यहां पर क्या लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, सिंपल सी बात है ना। यहां तो राज्यपाल के बारे में लिखा हुआ 163 में, आपके 164 आपके मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है वो यहां पर दोस्तों आपके लिखे हुए 164 में, आपके 165 जो बात दोस्तों वहां पर आर्टिकल 76 में लिखी हुई है आपके महान्यायवादी की बात, अटॉर्नी जनरल की बात, वही बात यहां पर आपके एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के अंदर लिखी हुई है आर्टिकल 165 के अंदर दोस्तों ना। आर्टिकल 166 पूछूं आपसे राज्य की सरकार के जो कार्य दोस्तों उनका संचालन जो है वो किसके नाम पर होगा, राज्यपाल के नाम पर। वहां पर लिखा हुआ था कि जो केंद्र के जो कार्य है उनका किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा, यहां पर लिखा हुआ है राज्यपाल के नाम पर होगा, आपके आर्टिकल नंबर 166 में दोस्तों। 167 पूछूं आपसे राज्यपाल को जानकारी आपके वहां राष्ट्रपति को जानकारी कौन देता था, आपके प्रधानमंत्री, यहां पर कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा, आपके 167 में बात लिखी हुई दोस्तों। आपके आर्टिकल 168 पूछूं आपसे वहां दोस्तों आपके आर्टिकल आपके 79 आपके पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट में लोकसभा था, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति था, यहां पर दोस्तों आर्टिकल नंबर 168 में आपके लेजिस्लेचर के बारे में दोस्तों उल्लेख आपके, या फिर जो विधानमंडल इसके बारे में उल्लेख है दोस्तों। यहां दोस्तों आपके इसमें आपके राज्यपाल होगा दोस्तों, आपके एक लोक आपके एक आपके आपके विधानसभा होगा, और कहीं कहीं दोस्तों आपके विधान परिषद भी आपके होने वाला है, लेजिस्लेचर काउंसिल भी आपके होने वाला है, पर कहीं कहीं पर होगा, आप जानते हो दोस्तों। आपके तू भी मजा कर, आपके तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे जो राज्य आपके वहां पर होता है दोनों सदन, ठीक है। बाकी अधिकांश आपके एक ही सदन होता है ना। आर्टिकल 169 पूछा से राज्य में विधान परिषद, ठीक है। सेकंड दोस्तों हाउस होता है आपके जो अपर हाउस होता है आपके, जिसको हम आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, आपके इसका उत्साधन मतलब इसका दोस्तों आपके समाप्त करना और इसका निर्माण करना जो है एवोल्यूशन और क्रिएशन, निर्माण करना और समाप्त करना इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसके बारे में जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 169 में, ठीक है। यही दोस्तों बात दोस्तों आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। सेंटर में राज्यसभा, स्टेट में आपके काउंसिल, एक ही बात दोस्तों ना। आगे देखिए आपके आर्टिकल 170, ठीक है। जो बात दोस्तों वहां पर आर्टिकल 81 में लिखी हुई है लोकसभा के बारे में, वही दोस्तों बात आपके यहां पर विधानसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 170 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। मेरी सारी बातों को आप ध्यान से देखो, इसमें से पढ़ने वाले अगर 10% भी है ना तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस क्लास को आप 2-4 बार पढ़ लेना, कम से कम आर्टिकल में आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसमें कम टाइम में सारी बातें बता रहा हूं यहां पर ना। आर्टिकल 171 पूछूं आपसे विधान परिषद दोस्तों इसकी संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में, किसके बारे में, जो विधान परिषद है उसका जो स्ट्रक्चर होगा आपके वो आर्टिकल नंबर 171 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 172 पूछूं आपसे राज्यों के जो विधानमंडल है उनकी जो अवधि क्या होगी, आपके उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होने वाला, वो यहां पर आर्टिकल 172 में, ठीक है। 173 दोस्तों आपके राज्यों के विधानमंडल के जो मेंबर्स हैं आपके उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी दोस्तों, एमएलए और एमएलसी जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपके आर्टिकल नंबर 173 में दोस्तों ना। 174 पूछूं आपसे राज्य के विधानमंडल के सत्र अवसान दोस्तों, जो बात दोस्तों वहां पर आर्टिकल नंबर 85 में लिखी है वही बात यहां पर आपके आर्टिकल नंबर 174 में कि सत्र कौन शुरू करवाएगा, सत्र कौन समाप्त करवाएगा, विघटन कौन कराएगा, तो राज्यपाल कराएगा, आपको ध्यान रखना है। वही बात यहां पर राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों ना आर्टिकल नंबर 175 दोस्तों आपके सदन या सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राज्यपाल के पास अधिकार है, और राज्यपाल का विशेष अधिवासन, ठीक है, स्पेशल दोस्तों एड्रेस है, जो बात दोस्तों वहां पर आपके राष्ट्रपति के लिए लिखी हुई थी वही बात यहां पर राज्यपाल के लिए आर्टिकल नंबर 176 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 177 दोस्तों आपके सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के जो अधिकार है यही बात वहां पर लिखी हुई थी, यही बात आपकी यहां पर लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 177 दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके 178 दोस्तों आपके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आपके लिखा हुआ है। 179 दोस्तों आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त हो गया तो आप कैसे उसको हटाएंगे उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। तो 180 आपके उसके पावर के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। 181 दोस्तों आपके जो संकल्प उसके विचाराधीन होंगे आपके उनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। 182 पूछूं आपसे तो विधान परिषद आपके जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके सभापति जो होते हैं राज्यसभा के अंदर होते हैं ना, ऐसे यहां पर जो विधान परिषद जो होती है आपके सभापति जो होंगे उसके बारे में आर्टिकल नंबर 182 के अंदर 183 पूछूं आपसे इनको हटाने के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 184 पूछूं आपसे इनकी पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 185 पूछूं आपसे जो संकल्प इसके आपके विचाराधीन होंगे उनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 186 पूछूं आपसे जो इनके वेतन भत्ते होते हैं आपके चाहे काउंसिल और चाहे असेंबली हो दोनों के जो आपके हेड और आपके डिप्टी हेड होते हैं उनका वेतन भत्ते के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 187 आपके राज्य के विधानमंडल सचिवालय जो आपके ये सारी बातें मैंने आपको उसमें पढ़ाई सेंटर में ना, वही सारी बातें यहां पर आर्टिकल्स के अंदर लिखी हुई राज्य के लिए दोस्तों ना। आर्टिकल 188 पूछूं आपसे जो मेंबर्स होंगे एमएलए और एमएलसी होंगे उनके शपथ का उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 188 के अंदर, ठीक है। आगे दोस्तों आर्टिकल 189 पूछूं आपसे सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए आपके जो शक्ति आपके गणपूर्ति जो आपकी होती है आपके तो गणपूर्ति मतलब आपके किसी भी सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए न्यूनतम जो मेंबर चाहिए होते हैं आपको उसको कोरम कहते हैं, ठीक है, जो कि 1/10 होते हैं ना, मतलब कोई भी कार्रवाई करनी सदन के अंदर तो न्यूनतम मेंबर चाहिए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोरम कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे 190 पूछूं आपसे स्थानों का रिक्त होना, एक बार में सब कुछ याद नहीं होगा ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हां लगातार प्रयास करोगे तो मैं आपको याद करवा ही दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। मॉर्निंग वाली क्लास में इसको टुकड़ों में डिवाइड करके आपके सामने लाता रहूंगा ना, चिंता मत कीजिए ना, बस एक बार आप सारी सुन लीजिए ना। आर्टिकल 191 पूछूं आपसे सदस्यों के लिए निहरता जो डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर इसका उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 192 आपके निहरता संबंधी जो सवाल होंगे आपके उसका आपके डिसीजन जो है यहां पर आपके होने वाला है, ठीक है। आर्टिकल 193 पूछूं आपसे ये दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होने हेतु निहर्तित किए जाने पर बैठने और मत देने की पावर आपके यहां पर है 194 से महत्वपूर्ण आपके अधिकार है। जो दोस्तों बात आपके आर्टिकल 105 में वहां पर एमपी के लिए लिखी हुई है आपके जो बात आर्टिकल 105 में एमपी के लिए लिखी हुई है वही बात आर्टिकल नंबर 194 में जो हमारे एमएलए होंगे या जो एमएलसी होंगे इनके लिए दोस्तों उल्लेख है, ठीक है, और उसको बोलते हैं विशेष अधिकार, ठीक है। जो बात एमपी के लिए आर्टिकल 105 में लिखी है वही बात एमएलए और एमएलसी के लिए आर्टिकल 194 में लिखी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 195 आपके सदस्यों के वेतन और भत्ते का जो उल्लेख कहां पर आर्टिकल नंबर 195 में, ठीक है। इसके बाद आपके 196 पूछूं आपसे विधेयक आपके वही देखो वहां विधायक वहां से विधायी मैंने आपके स्टार्ट किया था यहीं आपके राज्य के लिए वही बात आ गई आपके 197 आपके वहां पर दोस्तों आपके दोस्तों वहां तो 108 में आपके धन विधेयक था आपके यहां वापस आपके 197 में धन विधेयक के बारे में उल्लेख यहां पर किया गया, ठीक है। 192 198 पूछूं आपसे धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो दोस्तों वहां पर दोस्तों आपके 109 में लिखा हुआ था आपके वही बात आपके यहां पर 198 में लिखा है दोस्तों आपके जो बात दोस्तों वहां पर 1110 में लिखी हुई थी आपकी वही बात राज्य के लिए 199 में लिखी हुई है आपके डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो है इसका उल्लेख वहां पर है। जो बात दोस्तों वहां पर दोस्तों आपके जो दोस्तों आपके 11 दोस्तों आपके वहां लिखा हुआ था
कि राष्ट्रपति के पास में विधेयकों पर अनुमति की पावर होगी, वही बात दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 200 के अंदर राज्यपाल के पास पावर है ना, तो राज्यपाल जो विधेयक है उसके ऊपर जो पावर रखता है आपके, उसकी बात जो है वो आपके 200 में से निरता आपके डिस्क्वालिफिकेशन, किसी को हटाना हो तो उसको बोलते हैं निरता या डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 201 पूछूं आपसे, जब दोस्तों कई दोस्तों ऐसे विषय होते हैं जहां पर दोस्तों राज्यपाल आपके उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है, कई ऐसे विषय होते हैं जहां पर राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है आपके, वो बात 201 में लिखी हुई है, ठीक है। मतलब कौन कौन से बिल को राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा, आपकी बात कहां पर आर्टिकल नंबर 201 के अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों आपके जो बात दोस्तों वहां पर आपके 112 में लिखी हुई थी आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात, वही बात यहां पर आर्टिकल 202 में लिखी है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात आपकी यहां पर लिखी है, जो बात वहां पर आर्टिकल नंबर 112 के अंदर थी वही बात दोस्तों यहां पर, ठीक है। विधानमंडल दोस्तों आपके उसमें प्राक्कल एस्टीमेट की बात दोस्तों 3 में आपके विनियोग विधेयक आपके जो बात दोस्तों वहां पर आर्टिकल नंबर 114 में लिखी हुई थी आपके विनियोग विधेयक वाली एप्रोप्रिएशन बिल, मैंने आपसे कहा था पार्लियामेंट को कोई भी रुपया निकालना है तो पहले विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, किसको पास करवाना पड़ता है, वही बात दोस्तों मैंने आपकी यहां पर आपके आर्टिकल नंबर 204 में बोरिंग क्लास है, हां बोरिंग है भाई है ना, देखो रसगुल्ला बोरिंग है, मुझे पता है बोरिंग है, ठीक है। लंबी क्लास है, मुझे पता है लंबी क्लास है, ठीक है। मुझे लगातार बोलना पड़ेगा, हां मैं जानता हूं बोलना पड़ेगा, फिर भी मैं पूरी क्लास लूंगा ना, जिसकी इच्छा हो वो रुक सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं रुकेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना इस एक क्लास में से 5 सवाल आप देखना आर्टिकल के आपको मिलने वाले हैं ना, क्योंकि ये आर्टिकल के साथ YouTube के इतिहास में ऐसी क्लास होगी जिसमें सारे के सारे मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं आपको ना, सारे के सारे आर्टिकल आपके सामने, मैं जानता हूं ये तीनों काम होंगे, बोरिंग है, लंबी है, लगातार है, बच्चे भाग जाएंगे, मुझे पता है ये सब होगा, पर मैं अब लाइव के लिए मैंने पढ़ाना बंद कर दिया भैया ना। अब मैं चाहता हूं कि ये क्लास जब आज से 10 महीने बाद 2 साल बाद कोई क्लास देखे इस क्लास को तो उसको महसूस हो कि यार YouTube पर भी फ्री में पूरा संविधान जो एक बंदे ने 3 घंटे क्लास में पूरा पढ़ाया था ना, एक बंदा ऐसा आया था जिसने 3 घंटे में पूरा संविधान पढ़ाया था YouTube के इतिहास में, एक आर्टिकल्स पढ़ाया था, मैं वो चाहता हूं करना, ठीक है। बाकी तो तुम्हारी इच्छा है ना, मैं तो पूरा कराऊंगा भैया ना। आर्टिकल 205 जो बात दोस्तों वहां पर आपको मैंने कही थी आपकी, वही अनुदान वाली जो बात आपके अनुपूरक अनुदान सप्लीमेंट्री दोस्तों आपके बोटन अकाउंट की बात आर्टिकल नंबर 206 में, ये सब राज्य के लिए दोस्तों ना। आर्टिकल 207 आपके विनियोग वित्त विधेयक आपके, यही बात दोस्तों आर्टिकल नंबर 117 में कहां पर सेंटर के लिए लिखी हुई है, यही बात आपके आर्टिकल नंबर 207 में स्टेट के लिए लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 208 दोस्तों प्रक्रिया के नियम आपके रूल ऑफ प्रोसीजर आपके आर्टिकल 208, आर्टिकल 209 पूछूं आपसे राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधित आपकी प्रक्रिया जो है वो विधि के द्वारा होगी, रूल रेगुलेशन वाइज होगा, ये बात आपके आर्टिकल 209 ना जो इंपोर्टेंट होगा मैं उस पे स्टार लगाता हूं, ठीक है। 210 पूछूं आपसे विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज है, यही बात पार्लियामेंट में लिखी हुई थी, यही बात आपकी यहां पर लैंग्वेज के बारे में लिखी हुई दोस्तों ना। आर्टिकल 211 पूछूं आपसे विधानमंडल में चर्चा पर आपके जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं आपके वो 211 में लिखे होते हैं ना। आर्टिकल 212 पूछूं आपसे दोस्तों न्यायालय दोस्तों आपके जो भी आपके लेजिस्लेचर के अंदर जो भी कार्रवाई होगी उसमें न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा, ये बात वहां पर भी लिखी हुई थी सेंटर के मामले में, और यही बात आपके स्टेट के मामले में आपके आर्टिकल नंबर 212 में लिखी हुई थी, ठीक है। आर्टिकल 213, ठीक है, जो बात 123 में राष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ था, अध्यादेश की जो पावर होती है, ऑर्डिनेंस की जो पावर होती है, वही बात यहां पर आर्टिकल 213 में आपके राज्यपाल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो अध्यादेश की पावर राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल नंबर 213, ठीक है। और वही मैंने कहा आपसे आर्टिकल 123 पूछूं आपसे, ये राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश की पावर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके आर्टिकल 214 यहां से हाई कोर्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हर कोई याद करता है पर हाई कोर्ट बहुत कम लोग याद करते हैं, देखिए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात कहां पर है, आर्टिकल नंबर 214 में दोस्तों ना, तो उच्च न्यायालय आपके अभिलेख न्यायालय होगा, यही बात आपके आर्टिकल नंबर 129 में सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखी हुई है, यही बात आपके हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 215 में, महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना। आर्टिकल नंबर 215 पूछूं आपसे हाई कोर्ट एक अभिलेख होगा, मतलब हाई कोर्ट का डिसीजन जो होगा उसके नीचे वाले जितने भी कोर्ट आपके उन सभी के लिए क्या होगा आपके महत्वपूर्ण होने वाला है, वो उसका यूज करने वाला है, ठीक है। आर्टिकल 216 पूछूं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख आपके 216 में लिखा हुआ है, और अभी दोस्तों वर्तमान में हमारे पास में 24 हाई कोर्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 217, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें जो है वो 217 के अंदर उल्लेखित है, ठीक है। 218 पूछूं आपसे उच्चतम न्यायालय संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू करना आपके 218 के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 219 आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ जो है शपथ का उल्लेख आपके 219 के अंदर, ठीक है। 220 पूछूं आपसे स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात आपके विधि व्यवसाय पर, हाँ बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगर सवाल कभी पूछे आपसे, हाँ 25वां हाईकोर्ट आपके हाँ अमरावती बन चुका है, ठीक बात है, ठीक है। 25वां हाईकोर्ट अमरावती हो गया, टोटल में 25 बोलने वाला था पर 24 नहीं, 25वां अमरावती बन गया, 25 हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों अगर कोई न्यायाधीश है तो वो कोई और कार्य नहीं करेगा, सवाल पूछे कि ये बात कहां पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बात छापना, ये बात आर्टिकल नंबर 220 में लिखी हुई है ना। तो स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर कोई भी विधि व्यवसाय के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होने वाला है जज रहने के बाद में, वो बात कहां पर है, आर्टिकल 220 में दोस्तों। आर्टिकल 221 की बात करूं आपके वेतन की बात आपकी यहां पर लिखी है, ठीक है। 222 बात करूं आपसे किसी न्यायाधीश का दोस्तों एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में आपके ट्रांसफर जो होता है ना, न्यायाधीश का ट्रांसफर जो होता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, वो आर्टिकल नंबर 222 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 223 पूछूं आपसे एक्टिंग चीफ जस्टिस जो बात वहां पर भी लिखी हुई थी, यही बात आपकी यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 224 आपके एडिशनल और आपके एक्टिंग जज की बात आपकी यहां पर, ठीक है। और वही दोस्तों आपके अंदर दोस्तों आपके सेवानिवृत्त जो आपके न्यायाधीश है उनको वापस अपॉइंट किया जाएगा, ये बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 225 पूछो दोस्तों आपसे अधिकारिता जो आपके सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता आर्टिकल नंबर 131 दोस्तों ना, जो आपके प्रारंभिक जो अधिकारिता थी आपके, वही दोस्तों आपके यहां पर आपके 225 में लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 226 आपके दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों आर्टिकल है। आर्टिकल 32 पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट जो है अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वहां पर दोस्तों आपके 5 तरह की रिट जारी करने की पावर आपको देता है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों आर्टिकल नंबर 226 पूछूं आपसे यहां पर दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और आपके साथ में इसमें लीगल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आपको पावर कौन देता है, हाई कोर्ट आपकी रिट जारी करने की पावर देता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण आर्टिकल इसका नोट करना है आपको, आर्टिकल नंबर 226 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों आपके इसमें आपके वही लिखा हुआ है सारी बातें आपके 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की आपके, ये सवाल दोस्तों बहुत बार आ चुका है आपके कि आपके सुपरिटेंडेंसी पूछूं आपसे दोस्तों आपके हाई कोर्ट के नीचे जो भी दोस्तों हाई कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, आपके उन सबका अधीक्षण करने की पावर किसके पास होगी, हाई कोर्ट के पास होगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों आपके ये सेशन कोर्ट हाई कोर्ट जो होते हैं ना आपके, इनमें कौन न्यायाधीश आएगा, कौन व्यक्ति अपॉइंट होगा, इनके अपॉइंटमेंट की सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है दोस्तों। आरजेएस का पेपर करवाता कौन आपके हाई कोर्ट करवाता है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 27 में लिखा हुआ है कि इनका सुपरिटेंडेंसी की पावर किसके पास होगी, हाई कोर्ट के पास होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 228 पूछूं आपसे कुछ दोस्तों मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण आपके ट्रांसफर वो हाई कोर्ट में होंगे, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में आएंगे आपके। अगर दोस्तों किसी को आपके सुनो अगर किसी को आपके फांसी की सजा मिलती है सेशन कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो वो केस 100% हाई कोर्ट में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर इन हाई कोर्ट, कंपलसरी है ये बात है ना। तो ये आर्टिकल नंबर 228 में लिखा हुआ है, ठीक है। यही बात आपकी यहां पर है। आर्टिकल नंबर 229 पूछूं आपसे उच्च न्यायालय के जो अधिकारी और सेवक हैं उनका एक्सपेंडिचर के बारे में बात लिखी हुई, ठीक है। तो 30 आपकी हाई कोर्ट की जो अधिकारिता है इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 231 पूछूं आपसे दो या अधिक राज्यों के लिए दोस्तों एक ही हाई कोर्ट, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है। पंजाब हरियाणा पूछूं आपसे इनके लिए दोस्तों चंडीगढ़ हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट इनके लिए तो दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ये बात कहां पर आर्टिकल नंबर 231 में लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आपके आर्टिकल 232 पूछूं आपसे 230 231 और 232 के स्थान पर 107 230 और अनुच्छेद 231 जो है प्रतिस्थापित होंगे, ये बात लिखी हुई है, छोड़ दीजिए इसको ना। आर्टिकल 233 ना ये आपकी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, मैंने फिर कहा जिला न्यायालयों के बारे में सब कुछ बातें कहां पर आपके सारे पावर किसके पास में, सारी पावर जो है वो केवल दोस्तों हाई कोर्ट के पास में, ठीक है। जिला न्यायाधीशों के बारे में कौन अपॉइंट होगा, कौन हटेगा, कब हटेगा, कैसे शपथ लेंगे आपके, ये सारी पावर किसके पास में, हाई कोर्ट के पास में, ठीक है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 233 के अंदर उल्लेखित है, ठीक है।
234 पूछूं आपसे न्यायिक सेवाओं में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, दोस्तों आपकी जो भर्ती होती है ना आपके, ये भर्ती भी आपकी यहीं पर उल्लेखित है ना। 235 दोस्तों अधीनस्थ आपके अधीनस्थ न्यायालयों पर कंट्रोल किसका होगा, हाई कोर्ट का होगा, ठीक है। जो भी दोस्तों आपके सेशन कोर्ट होते हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उनके ऊपर पावर कंट्रोल कौन का होगा, कंट्रोल जो आपके 235 से हाई कोर्ट का होगा। आपको ध्यान में, मैं यही तो बात कर रहा हूं आपसे, तो हाई कोर्ट का होगा, ठीक है। 236 पूछूं आपसे इंटरप्रिटेशन व्याख्या के बारे में यहां पर उल्लेख है ना। 237 पूछूं आपसे कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपवन का लागू होना, आपके 237 में लिखा हुआ है दोस्तों ना। 238 आपके तो भाग 7 आपके लोपित हो चुका है, ये हट चुका है संविधान से ना, ये संविधान से हट चुका है, आपके ओमिटेड कर दिया गया, हटा दिया गया भाग 7 आर्टिकल 238, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी यूटी की बात करते हैं ना, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, जो वर्तमान 8 हमारे पास वर्तमान में, तो यूटी हमारे पास 8 है, आप जानते हो, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कहां पर, आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों यहां पर, ठीक है। वही दोस्तों आपके ये आपके 239 के अंदर, ठीक है। ये सवाल खूब पूछता है आपके दिल्ली, दोस्तों दिल्ली का, आप दिल्ली के बारे में उल्लेख कहां पर है, 239 दोस्तों आपके ए जो है आपके, इसमें दिल्ली के बारे में उल्लेख है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके सवाल पूछो दिल्ली के बारे में उल्लेख कहां पर लिखना, दिल्ली के बारे में उल्लेख कहां पर, विशेष उपबंध आपके आर्टिकल 239 ए आपके, और 69वां संविधान संशोधन कौन सा है, 69वां संविधान संशोधन। जब भी दिल्ली नाम आपके दिमाग में आए तो आर्टिकल 239 ए आना चाहिए, और आपके अमेंडमेंट कौन सा आना चाहिए, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही दोस्तों आपके इसके बाद दोस्तों आपके आर्टिकल 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन बनाने की पावर किसके पास होगी, मतलब यूटी के लिए, जो आपके यूटी के लिए जो भी आपके नियम बनाए जाएंगे राष्ट्रपति बनाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके 241, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यूटी, दोस्तों आपके यूटी होंगे आपके, उसमें भी अपना हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। कभी सवाल पूछना कि यूटी जो होंगे उसमें क्या अपना हाई कोर्ट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है हाई कोर्ट, ये बात आर्टिकल नंबर 241 में लिखी हुई है, ठीक है। यूटी के पास अपना हाई कोर्ट हो सकता है, संविधान ने उसको आपके यहाँ पर जो एंट्री दी है, संविधान ने कहा है कि आप अपना हाई कोर्ट रख सकते हो दोस्तों आपके, और दिल्ली के पास दोस्तों अपना हाई कोर्ट है दोस्तों ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास अपना हाई कोर्ट है, तो यूटी के पास में अपना हाई कोर्ट हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 241 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 242 आपके लॉ हो चुका है, इसका हट चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों भाग 9, ठीक है, पंचायत, ठीक है, इसको जोड़ा गया, ठीक है, किससे, आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, जो कि आपके 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ना 243 आपके डेफिनेशन की बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। 243 एक ही बात को आपसे ग्राम सभा, ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि जो ग्राम सभा है इसका उल्लेख कहां पर, 243 ए के अंदर ना, ग्राम सभा 243 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 243 आपके बी पूछूं आपसे, जो पंचायत है इसका जो फॉर्मेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके, ये 243 आपके है आपके, या फिर 243 आपके बी के अंदर, ठीक है। और 240 आपके सी पूछूं आपसे, पंचायत की संरचना जो आपके कंपोजिशन जो आपके उसके बारे में उल्लेख है, ठीक है। और आपके 243 डी पूछूं आपसे, रिजर्वेशन ऑफ सीट आपके, कितनी सीट महिलाओं की रिजर्व होंगी आपके, ये सारी बातें 243 आपके डी के अंदर लिखी है, ठीक है। और 243 आपसे ई पूछूं आपसे, आपके टेन्योर या फिर ड्यूरेशन जो आपके, इसके बारे में जिक्र 243 ई जो है आपके, 243 ई जो आपके, इसमें आपके पंचायत की अवधि के बारे में उल्लेख है, ठीक है। और आपके एफ के मैं पूछूं आपसे, डिस्क्वालिफिकेशन जो आपके अनिर्हरताएं जो है कैसे हटाएंगे उसको, ये 243 आपके एफ में लिखा हुआ है, ठीक है। और जी पूछूं आपसे, पंचायत की पावर आपके, अरे पार्ले जी खाओगे पावर आएगी, पार्ले जी खाओगे पावर आएगी, तो पंचायत की जो पावर है इसके बारे में उल्लेख कहां पर, आपके 243 आपके जी के अंदर। एक बार सवाल पूछा गया कि दोस्तों जो आपके 29 जो आपके विषय होते हैं पंचायती राज के लिए, उसका जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछा गया आपके दोस्तों, पंचायत राज के लिए 29 जो विषय होते हैं आपके, इन 29 विषयों का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में। अब बच्चा सोच रहा है कि गुरुजी हमने तो ये पढ़ा था कि 2 जो आपके 29 विषय होते हैं 11वीं अनुसूची के अंदर होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा, ठीक है। पर कोई दोस्तों उसका आर्टिकल भी तो होगा आपके, वो आर्टिकल कौन सा होगा आपके, वो आर्टिकल आपके 243 जी, मतलब पंचायत के पास पावर किस किस विषय के अंदर है, वही तो 29 विषय होते हैं, तो पावर वाला आर्टिकल कौन सा आपके, वो है 243 जी, ये पार्ले जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर ना 240 आपसे एच पूछूं आपसे, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने का, टैक्स लगाने का जो पावर आपके, वो एच के अंदर, ठीक है। दोस्तों आई पूछूं आपसे, आई दोस्तों आपके वित्त आयोग, ठीक है। अरे आई फॉर इनकम, ऐसे याद करो आई फॉर इनकम, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके वित्त आयोग जो आपके राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है जो कि पंचायती राज के लिए बनाया जाएगा, इसका उल्लेख कहां पर, आपके 243 आई में। तो आई फॉर इनकम ऐसे याद कर लो, आई फॉर इनकम, तो आपकी जो फाइनेंस कमीशन होगा राज्य वाला, वो 243 आई में होगा, राज्य वाला कह रहा हूं, सेंटर वाला आगे 280 माने वाला, ठीक है। और आपके इसके बाद आई जे पूछूं आपसे, पंचायतों के लेखाओं की जो आपके ऑडिटिंग करने का काम आपके 243 आपके जे में होगा, ठीक है। आपके पूछूं आपसे जो पंचायत से इसके इलेक्शन पूछूं आपसे, तो इलेक्शन दोस्तों निर्वाचन पूछा आपसे, इलेक्शन पूछूं आपसे, ये कहां पर है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कहां पर, 243 के अंदर आपको छापना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आगे दोस्तों आपके 243 आपसे के बाद दोस्तों आई जे के एल, दोस्तों एल में क्या आपके यूटी के बारे में इसका उल्लेख है। इसके बाद आपके के एल दोस्तों एम पूछूं आपसे, कहां दोस्तों लागू नहीं होगा दोस्तों, कहां आपके के एल एम दोस्तों कहां लागू नहीं होगा, सबके कहां इसकी मनाई होगी दोस्तों, ऐसे को मनाई कहां होगी ना, मनाई कहां होगी, तो एम का मतलब मनाई, मतलब कि ये किस क्षेत्र में लागू नहीं होगा, ऐसे याद कर लो ना, एम का मतलब मनाई, मतलब ये कहां लागू नहीं होगा, ये आपके आर्टिकल नंबर 243 आपके एम के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके के एल एम एन दोस्तों विद्यमान विधियों का पंचायत का बना लेना आपके यहाँ पर, ठीक है। के एल एम एन ओ दोस्तों निर्वाचन संबंधी जो आपके यहाँ पर आपके न्यायालय में आपकी जो है वो ओ के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 240 पी आपसे 240 पी पूछूं आपसे, यहाँ से आपके न्यायालय जो है तो आपके सॉरी आपकी जो नगर पालिका जो है अर्बन लोकल बॉडी जो आपकी स्टार्ट होती है आपके, और ये भाग दोस्तों 9 ए हो गया है, और 74वां संविधान संशोधन और आपके 12वीं अनुसूची हो गया आपके, और इसमें 18 विषय, ये सारी बातें आप जानते हो, ठीक है। वही बातें यहाँ पर नगर पालिका के लिए लिखी हुई है, ठीक है। आपके परिभाषाएं, नगर पालिका गठन आपके, इनका संरचना कंपोजिशन जो आपके वार्ड समिति के बारे में आपके, रिजर्वेशन ऑफ सीट आपके, ड्यूरेशन अवधि जो आपके वही आपके यहाँ लिखी हुई आपके, और डिस्क्वालिफिकेशन आपके पावर वही दोस्तों जो मैंने कहा 18 विषय होते हैं आपके, 18 विषय होते हैं, वही पावर यहाँ पे लिखी हुई आपके। इसके बाद आपके कर अधिरोपित करने की पावर दोस्तों आपके फाइनेंस कमीशन दोस्तों आपके 240 बाई पूछूं आपसे, एक तो 243 आई में आपके राज्य वित्त आयोग पंचायत के लिए, ठीक है। और 243 बाई पूछूं आपसे यहाँ पर राज्य वित्त आयोग किसके लिए, नगर पालिकाओं के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लेखाओं की आपकी ऑडिटिंग के बारे में लिखा हुआ है, वही दोस्तों आपके निर्वाचन पूछूं आपसे, वहां तो 240 के पूछूं आपसे राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए, आपके पंचायत के लिए, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके 240 जेड ए पूछूं आपसे किसके लिए, आपके ये निर्वाचन आयोग किसके लिए होगा, आपके नगर पालिकाओं के लिए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके यूटी में लागू होगा, दोस्तों आपके वो कहां लागू नहीं होगा, वो दोस्तों आपके यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कहां पर है, 243 जेडी दोस्तों ना, कोई सवाल पूछूं आपसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कहां पर आपके 243 जेडी के अंदर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और डी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ऐसे याद कर लो ना, 243 जेडी पूछूं आपसे, इसमें जिला आयोजन समिति का उल्लेख है, ये सवाल यूपीएससी भी अपने एग्जाम में सिविल सर्विस में पूछ चुका है, ठीक है। आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके महानगर समिति आपके वो आपके अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। और नगर पालिका में आपकी विधियां जो रहेंगी आपके उसके बारे में आपके, और न्यायालय का हस्तक्षेप आपके वर्जन होगा, ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वही सहकारी समिति से पूछूं आपसे, इसका उल्लेख आपके इसका आपके आर्टिकल दोस्तों आपके 9 दोस्तों आपके इसका आपके भाग पूछूं 9 बी, ठीक है। और वही दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन आपके 2011 और कोऑपरेटिव कमेटी का उल्लेख यहाँ पर किया गया, वही सारी बातें दोस्तों यहाँ पर भी वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई जो मैंने आपसे नगर पालिका में, जो मैंने आपसे दोस्तों आपके जो आपके पंचायत के अंदर कही है, ठीक है। वही
सारी बातें यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। वही भाग 10 पूछूं आपसे, भाग 10 पूछे आपसे शेड्यूल आपके ट्राइबल एरिया आपके, इसमें केवल एक ही आर्टिकल आता है 244, ठीक है। केवल एक ही आर्टिकल आपके 244 भाग 10 के अंदर आपके केवल एक ही आर्टिकल है जो कि शेड्यूल और आपके ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र आपके उसके प्रशासन की बात करता है, आपको आर्टिकल नंबर 244 छापना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके असम के बारे में आपकी सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों भाग 11 आपके सामने आ चुका है जहां पर दोस्तों आपके स्टेट और आपके सेंटर के बीच जो रिलेशन आपके विधायी संबंध आपके, इसके अलावा आपके प्रशासनिक संबंध आपके इनका जिक्र किया गया, ठीक है। देखिए वही दोस्तों आपके अगर बात करूं आर्टिकल नंबर 245 दोस्तों ना संसद अगर दोस्तों विधि की बात कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट कानून व्यवस्थापिका कानून बनाती है, सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट में कौन आपके स्टेट आपके वहां पर आपके लेजिस्लेचर, ठीक है। दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों दोनों में से कोई भी कानून आपकी बना सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मान लो दोनों ने कानून बना दिया एक विधि के ऊपर, ठीक है, और दोनों के अपोजिट कानून किसकी दोस्तों मानेंगे आपके वहां पर सेंटर की मानेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो एक आपकी विषय है इसके ऊपर सेंटर ने भी कानून बनाया आपके और स्टेट ने भी कानून बना दिया तो आपके इस सब्जेक्ट में किसकी मानेंगे, हमेशा सेंटर की मानेंगे, आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोनों कानून बना सकते हैं ना, पर दोनों में दोस्तों कानून अलग-अलग कानून अगर बनते हैं तो सेंटर की मानी जाएगी, ठीक है। तो यही बात आपके आर्टिकल नंबर 245 में लिखी हुई है, ठीक है। 246 दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई दोस्तों विधि जो है इसकी विषय वस्तु का उल्लेख आपके यहीं पर है। और इसी में दोस्तों आपके 246 ए पूछूं आपसे, यहीं पर आपके जीएसटी जो आपके इसका दोस्तों उल्लेख किया गया आपके जो कि समवर्ती सूची पर सेंटर भी लगाएगा स्टेट भी लगाने वाला आपके, तो समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो 246 ए के अंदर है। 101वां संविधान संशोधन आपको छापना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों ये दोस्तों लिखा हुआ देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि माल और सेवा कर जीएसटी के बारे में उल्लेख कहां पर है, तो कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है ना कि गुरुजी ये जो जीएसटी काउंसिल है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, ठीक है। बच्चा सोचता है केवल एक ही आर्टिकल जीएसटी काउंसिल का भी और जीएसटी का भी एक ही आर्टिकल नहीं साथियों, दो दोस्तों अलग-अलग आर्टिकल, ठीक है। जीएसटी की बात करूं आपसे आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 246 ए आपके जीएसटी के बारे में, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल पूछूं आपसे वो आगे आएगा आर्टिकल नंबर 279, दोनों अलग-अलग आर्टिकल आपको छापना है। जीएसटी के बारे में उल्लेख कहां पर है, जीएसटी जो है कौन-कौन लिस्ट का विषय होगा ये बात कहां लिखी है, आर्टिकल 246 ए में लिखी है, ठीक है, जो कि आपके सामने यहां पर संविधान की मैंने आपके सामने लगा दी, ठीक है। और 247 दोस्तों आपके न्यायालयों की स्थापना करना उसके संबंध में टैक्स संबंध में आपके संसद के पास पावर होगी, ये आपके यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 240 दोस्तों आपके 248 आपके अवशिष्ट शक्तियां, जैसे मैंने कहा दोस्तों संसद भी कानून बनाएगी और राज्य भी कानून बनाएगी, पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों आपके जिनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया कौन कानून बनाएगा उनके संबंध में कानून बनाने की पावर किसके पास होने वाली है, वो आपके पार्लियामेंट के पास होने वाली है। जो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, पार्लियामेंट के पास होंगी, ये 248 में लिखा हुआ आपको छापना है। 249 दोस्तों आपके राज्य सूची के विषय में कानून दोस्तों आपके देखो स्टेट तो सेंटर का कानून अगर संघ सूची का कानून है सेंटर स्टेट का कानून आपके स्टेट और समवर्ती सूची का दोनों बना सकते हैं, ठीक है। पर दोस्तों मान लो दोस्तों आपके स्टेट लिस्ट कानून आपके और दोस्तों क्या उसके ऊपर सेंटर कानून बना सकता है अगर राज्य सूची का विषय का कानून आपके, वैसे नॉर्मली कानून कौन बनाएगा आपके स्टेट गवर्नमेंट बनाने वाली, ठीक है, स्टेट ही बनाएगा, ठीक है। पर क्या दोस्तों सेंटर कानून बनता है, हां बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 249 यहां पर लिखा हुआ है और राज्यसभा को पावर दी है, राज्यसभा को पावर दी है कि अपने वो यहां पर विशेष बहुमत से पारित करा दो उस कानून को और उसके बाद में जो ये लिस्ट होगी उसके ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास होने वाली है, सेंटर के पास होने वाली है। तो स्टेट जो लिस्ट है उसके ऊपर भी सेंटर कानून बना सकता है, ठीक है। पर उसके लिए राज्यसभा जो है इसको विशेष पावर आपके आर्टिकल नंबर 249 कौन सा आर्टिकल हो, अगर कभी सवाल पूछो कि राज्यसभा के पास में विशेष पावर कौन सा आर्टिकल में, तो 249 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, राज्यसभा की विशेष पावर यहां पर होती है कि राज्य सूची के विषय पर सेंटर कानून बना सकता है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है, पर राज्यसभा पास करे कानून को तब बनेगा, ठीक है। 250 दोस्तों आपके आपात की उद्घोषणा के समय आपके जो स्टेट लिस्ट होगी उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, क्योंकि वहां दोस्तों आपकी स्टेट समाप्त हो चुका होता है, सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है, आप जानते हो, ठीक है। 250 दोस्तों आपके वही 249 और 250 के बारे में बात लिखी हुई है, ठीक है। और आपके देखो इसको पढ़ो आप देखो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा दोस्तों अंगीकार किया जाना आपके यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर सेंटर ने कोई कानून बनाया तो राज्य उसको लागू करेगा अपने यहां पर, यही तो बात मैंने कही थी आपसे, सेंटर ने कानून बनाया तो राज्य उसको अपने लागू करेगा, ये बात आपके आर्टिकल नंबर 252 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके 253 पूछूं आपसे, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय करार दोस्तों ना देखो दोस्तों इंडिया है आपके और राजस्थान भी, ठीक है। अब तो राजस्थान की गवर्नमेंट मुख्यमंत्री बोले कि भाई मैं जाऊंगा और मैं इंग्लैंड में जाकर के वहां पर जो उससे एग्रीमेंट करके लाऊंगा, मैं सेंटर की बात नहीं सुनूंगा, नहीं दोस्तों ना दोस्तों आपके विदेश से जो भी हमारी संधियां होंगी वो करने की पावर किसके पास होने वाली, सेंटर के पास होने वाली, आपको छापना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने की जो प्रावधान होगा वो 253 में लिखा हुआ है, ठीक है। 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, मैंने यही तो कहा दोस्तों आपसे, अगर दोस्तों कोई एक विषय के ऊपर सेंटर भी कानून बनाए, सुनो अगर दोस्तों कोई एक विषय के ऊपर सुनो पार्लियामेंट भी कानून बना दे और उसके ऊपर दोस्तों स्टेट जो है वो भी कानून बना दे और अगर दोनों कानून आपके अलग-अलग यहाँ पे असंगत कानून बनाए दोनों आपके, तो वहां पर सेंटर वहां पर संसद जो है उसका जो कानून होगा आपके वो चलने वाला है, यही मान्य होगा। और यही बात कहां पर लिखी है, यही बात आपके आर्टिकल नंबर 254 में लिखी है, ठीक है। कोई एक विषय उस विषय के ऊपर सेंटर ने भी कानून बना दिया आपके, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया आपके और स्टेट ने भी कानून उसके ऊपर बना दिया, तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों कानून अलग-अलग है तो आपके छापना वहां पर मान्य किसका होगा, सेंटर वाला मान्य होगा, जो पार्लियामेंट का कानून वो मान्य होगा। ये बात कहां पे लिखी है, आर्टिकल नंबर 254 में लिखी है, इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, इनको लोग पढ़ते नहीं है भाई साहब, पेपर में सवाल ये पूछा गया सवाल है, आप चेक करना दोस्तों आपके यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है और ये आपके एमपीपीएससी में भी आया हुआ सवाल है, चेक करना आप एग्जाम में 254 आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों 255 पूछूं आपसे सिफारिश पूर्व मंजूरी के बारे में, आपके 255 हटाइए दोस्तों आपके जो संबंध है उसमें आपके प्रशासनिक संबंध की बात करते हैं, ठीक है। 256 दोस्तों ना राज्य की और संघ की बाध्यता जो आपके वो 256 के अंदर, ठीक है। 257 दोस्तों आपके राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ठीक है, राज्य के ऊपर संघ का नियंत्रण होगा, ये आर्टिकल नंबर 257 में लिखा हुआ है, ठीक है। वही दोस्तों आपके 258 पूछूं आपसे कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की जो पावर संघ के हाथ में होती है वो आपके 258 में लिखा है दोस्तों ना। 259 पूछूं आपसे पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्यों को दोस्तों आपके आर्म फोर्स जो आपके इसको हटा दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 260 आपके 260 पूछूं आपसे दोस्तों भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारी का दोस्तों आपके होने वाली, आपको छापना है, ठीक है। मतलब दोस्तों भारत के बाहर जो एम्बेसी होंगी आपके उस पर अधिकार किसका होने वाला है, पार्लियामेंट के पास होने वाला है, वही अपनी एम्बेसी खोलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आपके तो ऐसा नहीं होगा कि आपके भाई साहब जो आपके राज्य राजस्थान बोलता है कि मैं अपनी एम्बेसी खोलूंगा कहां पर, विदेश में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो भारत है उसकी पावर होने वाली भारत के बाहर का जो क्षेत्र होगा, ठीक है। आर्टिकल 261 पूछूं आपसे सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई जो है वो आर्टिकल 261 के अंदर, ठीक है। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके, मान लो दोस्तों एक नदी बह रही है आपके, दो स्टेट्स आपके और उनके मध्य विवाद अगर हो गया तो उस विवाद का निपटान करने के लिए आपके आर्टिकल कौन सा दोस्तों आपके, नदी जल विवाद का निपटान करने के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो अंतरराज्यीय नदियों का या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद जो है इनका निपटान करने की पावर आपके आर्टिकल नंबर 262 के अंदर आपको छापना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्टिकल 262 पूछूं आपसे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 260 दोस्तों और भी महत्वपूर्ण सवाल है, इंटर स्टेट काउंसिल दोस्तों ना अंतरराज्य परिषद पूछूं आपसे जिसके हेड खुद प्रधानमंत्री होते हैं, इसका जिक्र कहां पर आर्टिकल नंबर 263 के अंदर जिक्र आपको छापना है, तो इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र कहां पर आर्टिकल नंबर 263 के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके अब वित्त संबंध की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 264 जो भी बातें लिखी हुई है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उसके शब्दों का मतलब क्या होगा, वो आपके आर्टिकल नंबर 264 में अलग से लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 265 दोस्तों ये सवाल दोस्तों आपके यूपीएसआई में ये सवाल पूछा गया दोस्तों आपके कि टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो किसके पास में होगा, ठीक है। टैक्स लगाने का जो अधिकार है किसके पास में होगा, ये बात पानी पी लूंगा, चिंता मत करो रविंद्र, चिंता मत करो ना, पानी भी पीऊंगा, जूस भी पीऊंगा, रसगुल्ला भी खाऊंगा, उसकी चाशनी भी पी लूंगा ना, तुम सिलेक्शन तो लो एक बार, ठीक है। ये सवाल दोस्तों एग्जाम में आया सवाल है कि टैक्स लगाने की जो पावर होती है किसके पास होती है, आर्टिकल नंबर 265 यहां पर साफ
साफ साफ लिखा हुआ है कि विधि के प्राधिकार से मतलब आपके कानून के अनुसार टैक्स को लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट चाहे कि मैं कल रात को टैक्स जो है उसको डबल कर दूं, नहीं दोस्तों ना, कानून पारित करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा। ये बात आर्टिकल नंबर 265। ठीक है, कर लगाने की पावर किसके पास है? कर लगाने की जो पावर है आपके आर्टिकल नंबर 265 के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आर्टिकल आपके 266। ठीक है, कभी सवाल तो पूछूं आपसे, संचित समिति के सवाल पूछूं आपसे, कंसोलिडेटेड फंड पूछूं आपसे, अगर तो संसद अगर तो सरकार को 1 रुपया भी निकालना है तो आपके तो पैसा सरकार का नहीं है। ठीक है, जो सरकार वर्तमान में पैसा उसका नहीं है, सरकार आएगी और जाएगी, तो पैसा किसका? पैसा जो आपके इंडिया का है। ठीक है, भारत का। ठीक है, अगर उसको उसमें से 1 रुपया भी निकालना है तो आपके इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा, फिर वो 1 रुपया कहां से निकलेगा? यहाँ से निकलने वाला है। मतलब सारा के सारा पैसा भारत का, इंडियन गवर्नमेंट का सारा के सारा पैसा जो है वो इसके अंदर होता है। आर्टिकल नंबर 266 आपको छापना है। अगर इसे 1 रुपया निकालना है तो आपको आर्टिकल 114 से विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था। ठीक है, चलिए आर्टिकल 267 पूछूं आपसे, या तो कंटिजेंसी फंड। ठीक है, कोई आपके भूकंप, आपके बाढ़ आपदा कहीं पर आ गई तो राष्ट्रपति के पास एक फंड होता है आपके, जिसको वो कोई भी ऐसी कंडीशन इमरजेंसी आने पर यूज करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 267 आपको छापना है, यहाँ पर इसका उल्लेख। ठीक है, आर्टिकल 268 पूछूं आपसे तो आपके वही दोस्तों शुल्क के बारे में आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वही दोस्तों आपकी सारी बातें यहाँ पर है। 269 दोस्तों आपके कौन कौन से टैक्स आपके कौन कौन से टैक्स संघ लेगा और कौन कौन से टैक्स आपके संघ वसूल करेगा, सेंटर वसूल करेगा, सेंटर अपने पास लेगा आपके या फिर स्टेट को बांट देगा आपकी, वो सारी बातें यहाँ पर जो लिखी हुई है। ठीक है, अगला दोस्तों पॉइंट आपके सामने 271 दोस्तों ना, कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रायोजन का अधिकार यहाँ पर है। वही दोस्तों सारे टैक्स के बारे में आपके जिक्र यहाँ पर किया गया। ठीक है, जूट पर और जूट उत्पादन पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान मिलेगा, या आपके जूट के बारे में कहां पर जिक्र किया है? 273 के अंदर जिक्र किया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 274 आपके ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य दोस्तों हितबद्ध राज्य के हित उसके अंदर आपके उसके बारे में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर होगा, ये आपके 274 दोस्तों यहाँ पर ना 275 दोस्तों कुछ राज्यों को संघ जो है सो अनुदान देता है। ठीक है, ये तो आपने देखा होगा। वर्तमान पूछूं आपसे, अभी दोस्तों वर्तमान आपके बीजेपी की गवर्नमेंट कहां पर? सेंटर के अंदर। ठीक है, आपने भी देखा होगा बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में वर्तमान के अंदर। ठीक है, और दोस्तों आपके जहां दोस्तों स्टेट में आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहां स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, आप चेक करना दोस्तों वहां पर अनुदान जो है वहां दोस्तों आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपके पैसा लगाती है। ठीक है, अभी दोस्तों राजस्थान मोदी जी आए थे आपके बहुत सारा पैसा देकर गए। ठीक है, कभी तो सुना दोस्तों आपने कि यही पैसा मोदी जी ने कहां पर? पश्चिम बंगाल में दिया हो। ठीक है, नहीं दिया होगा, ये दोस्तों हर गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास आर्टिकल नंबर 275 है दोस्तों, कुछ राज्यों को विशेष अनुदान जो है संघ से मिल सकता है, ग्रांट मिल सकती है आपके, ये आर्टिकल नंबर 275 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आर्टिकल 276 दोस्तों आपके जो आपके वृत्ति है, व्यापार है, आजीविका है, उन पे टैक्स की बात यहाँ पर लिखी है। ठीक है, आपके सेविंग्स की बात आपके 277 में लिखी हुई है ना, और 278 पूछूं आपसे, ये आपकी यहाँ पर इसको हटा दिया गया, ओमिटेड मतलब विलोपित कर दिया गया। ठीक है, 279 आपके शुद्ध आगम आदि की दोस्तों बात आपकी इसमें यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना आपके 279 स्टार लगाओ, जीएसटी काउंसिल का जिक्र कहां पर? 279 है, स्टार लगाओ। जीएसटी काउंसिल का जिक्र कहां पर है? 279 के अंदर। ये सवाल खूब आता है कि जीएसटी काउंसिल का जिक्र कहां पर है? 279 आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। 280 पूछूं आपसे, फाइनेंस कमीशन की बात कहां पर? आपके फाइनेंस कमीशन जो है ये 280 के अंदर इसका उल्लेख दोस्तों ना। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन देखो, जब भी फाइनेंस कमीशन आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि 280। ठीक है, सवाल पूछता है वित्त आयोग की सिफारिश कहां पर लिखी है? हम छापते 280 है ना, क्योंकि हमें केवल एक ही आर्टिकल पता है। लिखो वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन जो होती है आपकी वो 281 के अंदर है, और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल, आप चेक करना, ये सवाल एग्जाम में सवाल है कि वित्त आयोग की सिफारिश जो है उसका उल्लेख 281 के अंदर। ठीक है, वही आपके 282 पूछूं आपसे, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से संबंधित जो है वो आपकी यहाँ पर दोस्तों लिखना। 283 पूछूं आपसे, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं में जमा धनराशि जो है उसकी कस्टडी जो है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 283 के अंदर आपका पैसा जो रखा हुआ सुरक्षित है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्टिकल 284 आपकी जमा राशि जो आपकी उसकी कस्टडी की बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, वो जो आपके टैक्सेशन छूट पूछूं आपसे, संघ की संपत्ति को राज्यों के कराधान में छूट मिलेगी, वो 285 में लिखा हुआ है। ठीक है, 286 पूछूं आपसे, माल के क्रय और विक्रय पर कर के अधिरोपण की बात जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन जो आपके 286 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल आपके विद्युत पर करों में छूट दोस्तों ना, विद्युत पर करों से छूट आपके कहां पर? 287 में। ठीक है, एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर टैक्स उसमें छूट दोस्तों आपके देखा दोस्तों आपने, गवर्नमेंट दोस्तों आपके जो आपके विद्युत जो होती है आपकी उस पर छूट देती है, कहीं कैसे गवर्नमेंट आपके बिजली को फ्री कर देती है। देखा तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली फ्री कर दी। ठीक है, तो आपके राजस्थान में किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी, सुना है आपने बारे टैक्स पे छूट दे दी आपके, वो है पावर लिखी हुई आर्टिकल नंबर 287 में, हमने पढ़ा नहीं आज तक वो बात लगे। ठीक है, पर संविधान में लिखा हुआ है दोस्तों 288। तो जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ समय छूट मिलेगी, ये बात आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट मिलने वाली है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, 290 कुछ राज्य कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन एडजस्टमेंट की बात यहाँ पर लिखी है दोस्तों ना। 291 आपके 291 शासकों की निधि थैली की राशि लॉक करना, लॉक हो चुका है, ओमिटेड आपके प्रीवी पर्स। देखो दोस्तों आज तक सच बताना, दिल पर हाथ रखना, आपने कभी आपने ये आर्टिकल जानना चाहा कि जो प्रीवी पर्स है आपके उसको समाप्त किया गया है दोस्तों, वो आपके अमेंडमेंट तो आप जानते हो कि संविधान संशोधन कौन सा आपके पता कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत दोस्तों आपके जो प्रीवी पर्स जो है आपके उसको समाप्त किया गया दोस्तों। अब आपके उसका जिक्र कहां पर है? ठीक है, ये पहले था दोस्तों ना, लिखा हुआ कहां दोस्तों आपके लिखा हुआ हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 291 में, कहां लिखा हुआ है प्रीवी पर्स जो है आपके उसका जिक्र कहां पर है? 291 के अंदर। अब ये हट चुका है दोस्तों आपके, किससे हटाई? आप सवाल पूछोगे किससे हटाई आपके, कौन सा दोस्तों अमेंडमेंट था आपके जिससे हटा दिया इसको बताओ आपके? 26वां संविधान संशोधन कौन सा आपके? 26वां संविधान संशोधन 1970 दोस्तों आपके इंदिरा गांधी जी का टाइम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखा हुआ कहां था? 291 के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 292 पूछूं आपसे, दोस्तों भारत सरकार द्वारा उधार लेना। ठीक है, कोई भी दोस्तों आपकी इंडियन गवर्नमेंट जो भी उधार लेती है आपके अब कमाल की बात है, क्यों लिखा गुरुजी इसको? तो जरूरी था ना। अभी दोस्तों मान लो मोदी जी की गवर्नमेंट, ठीक है, तो मान लो आपके आज से 10 साल बाद आपके मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस आ जाती है। ठीक है, तो भाई साहब कांग्रेस तो बोल देगी कि हमने तो उधार नहीं लिया था, उधार किसने लिया आपके? उधार तो मोदी जी ने लिया था, तो मोदी जी चुकाएंगे। मोदी जी कहां चुकाएंगे भाई साहब? तो ये लिखा गया है कि जो उधार लिया है ना वो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति ने उधार नहीं लिया है ना, ये उधार किसने लिया? इंडियन गवर्नमेंट ने लिया। ठीक है, वरना दोस्तों सरकार हमारी उधार चुकाई नहीं। ठीक है, सरकार बोलते पिछली वाली चलो उसी ने लिया था उधार, हमने थोड़ी लिया है। तो ये आपको आर्टिकल 292 में छापना है, भारत सरकार द्वारा जो उधार है वो यहां पर दोस्तों ना आर्टिकल 293 पूछना है, तो राज्य जो उधार लेते हैं आपके उसका भी जिक्र किया है ना, राज्य जो उधार लेंगे सरकार चेंज होने के बाद उधार चुकाना पड़ेगा ना, इसका मतलब ये। ठीक है, मतलब दोस्तों भारत वालों को भरोसा था कि हम जो उधार नहीं चुकाएंगे ना, इसलिए संविधान में स्पेशल लिख के दिया चुकाना पड़ेगा ना। आगे देखिए दोस्तों आपके आर्टिकल 294 कुछ दशाओं में संपत्ति आस्तियां अधिकार और दायित्व संपत्ति के बारे में आर्टिकल 294 295 उसी के बारे में आपके संपत्ति के बारे में आपके 296 पूछना आपसे यहाँ भी दोस्तों आपकी संपत्ति जो उसके स्वामी विहीन आपकी उसके बारे में बात की। 297 आपकी यहाँ भी संपत्ति भूमि जो उसके बारे में बात आपके 298 आपके व्यापार करने की पावर ना, पावर टू कैरी ऑन ट्रेड लिखना, व्यापार करने की पावर आपके 298 के अंदर। ठीक है, वही दोस्तों आपके 299 आपके संविदा कॉन्ट्रैक्ट की बात है ना, और 300 आपके सूट्स एंड प्रोसीडिंग बाद और कार्रवाई की बात यहाँ पर। ठीक है, वही दोस्तों 300 ए याद करो मैंने आपसे कहा आर्टिकल 31 हटता है और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 में आता है। 44 में संविधान संशोधन 1978 से अब वो विधिक राइट बन गया ना, वो लीगल राइट बन गया, ये बात कहां पर 300 के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों आपके भाग 13 की बात करते हैं आपके जहां व्यापार वाणिज्य और आपके समागम की बात, आपके व्यापार वाणिज्य की बात पूछो आपसे, ट्रेड कॉमर्स की बात कहां पर आपके भाग 13 के अंदर। ठीक है, देखिए आर्टिकल 301 व्यापार वाणिज्य समागम
आपके जो फ्रीडम जो आपके व्यापार करने की आपको फ्रीडम कहां पर आर्टिकल नंबर 301 में दी गई, ठीक है। 302 आपके व्यापार वाणिज्य और समागम का पर दोस्तों कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे आपके वो पावर पार्लियामेंट के पास होगी, ठीक है। कोई दोस्तों व्यापार आप कर रहे हो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने वाली पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 303 आपके व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्ति जो है आपकी उन पर जो आपके कुछ आपके रेस्ट्रिक्शन जो होने वाली है वो आपके 303 में दोस्तों ना। 304 राज्य 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य जो है उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस आपके वो 304 दो राज्यों के बीच होने वाला ना। 305 पूछूं आपसे तो एकाधिकार की जो बात आपकी उसका उपबंध कहां पर है, 305 के अंदर, ठीक है। 306 पहली अनुसूची के भाग 6 के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंध जो आपके 306 के अंदर ये हट चुका है, ठीक है, अब हट चुका है। आपको 300 ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद आपके 307 आपके यहां पर प्राधिकारी कोई एक अधिकारी होगा, अथॉरिटी होने वाली है, उसका अपॉइंटमेंट होगा आपके यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। भाग 114 आपके ना मतलब यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपके पब्लिक सर्विस ज्वाइन के बारे में जिक्र कहां पर आपके भाग 14 के अंदर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके ये आर्टिकल 308 से स्टार्ट होता है, इंटरप्रिटेशन के बारे में लिखा हुआ है आपके 309 आपके संघ और राज्य की सेवा करने की जो व्यक्ति है व्यक्तियों की जो भर्ती दोस्तों आपकी होने वाली है, आपकी शर्तें जो होंगी, आपकी कंडीशन जो होंगी, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का आप एग्जाम देते हो उसके बारे में शर्तें होंगी वो यहां पर लिखी हुई दोस्तों ना। 310 पूछूं आपसे संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की टेन्योर क्या होने वाली, पदावधि क्या होने वाली वो यहां पर दोस्तों ना। 311 दोस्तों आपके उनको कैसे हटाएंगे और ये सारी बातें आपकी यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। और 312 दोस्तों ऑल इंडिया सर्विस है ना, कौन-कौन सी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस होंगी आपके ये आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया सर्विस के बारे में उल्लेख कहां पर आर्टिकल नंबर 312, ठीक है। आईएएस दोस्तों आपके आईएएस इंडियन आपके पुलिस सर्विस आईपीएस आपके और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना, भारतीय वन सेवा जो है यह तीन दोस्तों वर्तमान में भारत के पास में क्या है, ये तीन वर्तमान में भारत के पास ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विस भारत के पास में आपके ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, मेरी बात सुना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो भारत के पास में ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ये तीन ही आपके इंडियन आपके आईएएस आईपीएस और आईपीएस। आईएफएस कौन सा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन दोस्तों वर्तमान में क्या इनमें बढ़ोतरी कर सकते हैं हम लोग, हां कर सकते हैं। कौन करेगा दोस्तों आपके ये दोस्तों पावर किसके पास आपके राज्यसभा के पास, ठीक है। एक बार यूपीएससी में सवाल आया दोस्तों आपके कि वह कौन-कौन से आर्टिकल है जहां पर राज्यसभा के पास पावर आपके राष्ट्रपति से अधिक है और लोकसभा से अधिक है। ये सवाल क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन-कौन से आर्टिकल है जहां पर राज्यसभा के पास पावर जो है वो आपके लोकसभा से अधिक है। दोस्तों आपके दो आर्टिकल मैंने लिखा है आपको, ठीक है। एक 312 और एक आपके 249 याद करो रे, 312 और 249 अगर कोई राज्य सूची का विषय और वहां पर कानून बनाने की पावर जो है अगर सेंटर अपने पास चाहता है तो राज्यसभा जो उसको अपने वहां जो विशेष बहुमत से पारित करेगा तब आपके सेंटर जो है कानून बनाएगा। ये दोनों पावर वहां पर है ना। मम्मी एडमिट ही है ना, देखो यही काम करता हूं, क्लास लेने आता हूं फिर वापस जाता हूं ना। तो आज सुबह से यकीन मानो सुबह दोस्तों आपके 10 बजे से आपके और 8 बजे तक जो है 8 क्या सवा 8 तक जो है मैं एम्स में था ना और फिर आपके सामने क्लास ले रहा हूं। अब ये क्लास खत्म होगी 11 बजे, फिर मैं यहां से दोस्तों आपके मॉर्निंग वाली क्लास काम करूंगा, सुबह आपके सामने यहां पर आऊंगा और फिर सुबह आपके पास आने के बाद में फिर वापस वहीं जाऊंगा ना। तो दोनों ही काम जरूरी है, आप भी जरूरी हो वो भी जरूरी हो, दोनों काम ही करूंगा और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। मैंने आपसे नहीं कहा था कि मैं 3 घंटे क्लास लूंगा पर मैं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि ये टॉपिक भविष्य में कितना महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, बस आप पूरे ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए आर्टिकल 312 दोस्तों आपकी इसी में अंदर है। आर्टिकल 313 जो ट्रांजिशन पावर जो होती है संक्रमणकालीन जो उपबंध आपको यहां पर ना। आर्टिकल 314 दोस्तों आपके कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध जो है ये आर्टिकल 314 के अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों ना फोन आ रहा है। चलिए पापा का फोन था, पापा का फोन जो है पार्किंग नहीं मिल रही उनको ना नीचे, तो मैंने कहा मैं तो आ नहीं पाऊंगा, आप कर लो पार्किंग जहां करनी है आपको, ठीक है। चलिए आर्टिकल 315 संघ और राज्य आपके यूपीएससी के बारे में उल्लेख कहां पर, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है ना, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जिक्र कहां पर आपके आर्टिकल नंबर 315 में, ठीक है। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जिक्र कहां पर आर्टिकल नंबर 315 के अंदर आपको छापना है, ठीक है। आर्टिकल 316 पूछूंगा आपसे आपके जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट पदावधि जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। स्टेट पीसीएस जो है ये महत्वपूर्ण है, यूपीएससी महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल 315 सुना। आर्टिकल 317 पूछूं आपसे पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी सदस्य को हटाना है आपके निलंबित सस्पेंड करना है तो वो पावर आपके आर्टिकल नंबर 317 के पास, ठीक है। आर्टिकल 318 पूछूं आपसे आयोग के मेंबर और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में जो है आर्टिकल 318 में लिखा हुआ है, ठीक है। 319 आयोग के मेंबर्स द्वारा ऐसे सदस्य ना ऐसे मेंबर्स ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में जो प्रतिषेध आपके 319 में, ठीक है। 320 दोस्तों आपके फंक्शंस ऑफ, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य कहां पर है। हम लोग सोचते हैं हमने एक याद कर लिया पब्लिक सर्विस कमीशन 315, इससे काम नहीं चलने वाला। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका फंक्शंस कहां पर 320 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की पावर आपके पार्लियामेंट के पास है 321 के अंदर, ठीक है। 322 दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो व्यय जो आपके वो उसका उल्लेख, ठीक है। और रिपोर्ट्स का उल्लेख कहां पर 323 के अंदर सुना। इसके बाद 323 ए भाग 114 देखो ये भाग से भाग ही जुड़ा है ना, ये भाग संविधान में वापस जुड़ा है, ठीक है। 14 ए, ठीक है। किससे जुड़ा है 42वां संविधान संशोधन 1970 और इसमें आपके ट्रिब्यूनल जो है प्राधिकरण जो है इसका उल्लेख है। दो आर्टिकल है 323 ए प्रशासनिक अधिकरण और 323 बी आपके अन्य विषय के अधिकरण, ठीक है। कैट सेट सुना आपके कैट सुना आपने सेंट्रल एडमिशन सर्विस, ठीक है। मान लो दोस्तों आप आईएएस बन जाते हो ना, मान लो आप आईएएस बन जाते हो, ठीक है। और दोस्तों आप आईएएस बन गए और मान लो आपके खिलाफ कोई मुकदमा चलता है तो आप उसके खिलाफ कहां दोस्तों अपील करोगे, तो आप उसके खिलाफ जो है वो C80 में अपील करते हो ना, इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है। अगर आप स्टेट में कोई पद पर आते हो तो आप यहां अपील करते हो, ठीक है। ये बात कहां लिखी है संविधान में 323 ए के अंदर लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए 324 इलेक्शन के बारे में बात की, महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का इलेक्शन कमीशन कहां पर 324 पर, केवल इससे काम नहीं चलने वाला। 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों। इसके बाद देखिएगा 325 धर्म मूलवंश जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न करना दोस्तों। मतलब दोस्तों आपके वोटिंग लिस्ट में आप किसी को भी बाहर नहीं कर सकते किस आधार पे, धर्म मूलवंश जाति लिंग के आधार पर, ठीक है। ये बात कहां पर आर्टिकल नंबर 325 के अंदर, ठीक है। और 326 पूछो दोस्तों आपसे लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वैक्स मताधिकार, ये सवाल जाने यूपीएससी दोस्तों आप यूपीएससी 2016 पेपर खोल के देख लेना। सो यही हुबहू सवाल पूछा गया था आपके कि जो वैक्स मताधिकार है वो आर्टिकल कौन सा, देखो इलेक्शन कमीशन कहां लिखा कोई नहीं पूछता है। वैक्स मताधिकार जो है आपके एक निश्चित आयु के बाद में वोट देने का जो अधिकार आपके वो कहां पर है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन 1976 होगा। हां 42वां कौन सा होता है 1976 है और 44वां आपके 1978 है ना। अगर मैंने कुछ और लिखा हो तो ठीक कर लेना, ठीक है। देखिए 326 के अंदर दोस्तों ना 327 पूछो आपसे विधानमंडल के निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की जो पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास होगी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति है उसका जिक्र, ठीक है। 329 निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का रोक लगाई गई है, ठीक है। वो आपके 329 के अंदर, ठीक है। और 329 ए में आपके लॉ हो चुका है, हट चुका है दोस्तों ना। अब आर्टिकल नंबर 330, ठीक है। देखो ये भी आपके बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके
330 देखना आपके लोकसभा में आपके एससी एसटी लोकसभा में एससी एसटी जो आपके उनके लिए सीट रिजर्व होती है आपके, वो जिक्र कहां पर आपके आर्टिकल नंबर 330 में। लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीट रिजर्वेशन कहां पर है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है 330 में। सुना 330 पूछूं आपसे, लोकसभा में यहां पर एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व कहां पर आपके यहां पर, ठीक है। और वही दोस्तों आपके 331 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके लोकसभा जो आपके इसका एंग्लो इंडियन आपके जो सीट रिजर्व 2 होती थी आपके, इसका जिक्र कहां पर 331 में अभी हट चुका है। 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। 332 पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों आपके विधानसभा दोस्तों यहां पर एससी एसटी जो सीट का रिजर्वेशन आपके 332 में, ठीक है। और 333 पूछूं आपसे, विधानसभा दोस्तों यहां पर एंग्लो इंडियन जो सीट आपके एक रिजर्व होती थी आपके, वो थी अभी हट चुका है। 104वां संविधान संशोधन आपको छापना है। 330 331 332 33 चारों आर्टिकल महत्वपूर्ण है, 2 आर्टिकल हट चुके हैं 331 और 333 आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। ये सारी बातें यहां तो लिखी हुई है आपके सामने। 333 आपके सामने यहां पर, ठीक है। 344 स्थानों के आरक्षण का जो अवधि है, कितनी अवधि के पश्चात वो नहीं रहेंगे आपके, वो आपके यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों ना। 34334 में महिलाओं के लिए जो स्थान है उसका जो आरक्षण है उसकी बात यहां पर की गई है दोस्तों ना। 335 में आपके सेवाओं और पदों के लिए एससी एसटी जो है उसके दावों की बात आपके, ये भी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ना। सेवाओं और पदों में एससी एसटी दावे जो आपके वो कहां पर आर्टिकल नंबर 335 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 336 पूछूं आपसे, कुछ सेवाओं में अंग भारतीय जो आपके इनके लिए विशेष उपबंध जो है ये आपके 336 के अंदर, ठीक है। और 338 पूछूं आपसे, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ना एनसीएससी कहां पर आपके 338 के अंदर, ठीक है। और 338 ए पूछूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 338 ए लिखना, 338 ए पूछूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कहां पर बेटा, 89वां संविधान संशोधन 338 से अलग होकर ये आर्टिकल बना है जो कि जिक्र आपके यहां पर, ठीक है। और अभी एक नया आर्टिकल शामिल हुआ 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग आपके नेशनल कमीशन फॉर आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएससी 338 भी आपको 338 ए पूछूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338 बी पूछूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 339 एससी जो आपके क्षेत्र है उनके प्रशासन जो है जन कल्याण के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 340 दोस्तों लिखना, पिछड़े वर्गों की दशा जो आपके उसके लिए आयोग बनाया जाएगा। देखो 340 में बात लिखी हुई थी, पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण के लिए आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। और वो आयोग आपके 338 के अंदर बना दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 341 आपके शेड्यूल कास्ट के बारे में, 342 आपके शेड्यूल ट्राइब के बारे में ये आपके यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों ना। अब आपके भाग नंबर 17 जो आपकी राजभाषा है, ये भी सारे आर्टिकल देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जहां मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है वहां पर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो, तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 343 संघ की राजभाषा क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन क्या होगा आपके 343 के अंदर, ठीक है। 344 दोस्तों इसके लिए कमीशन बनाया जाएगा। आपने सुना है बाबा कालेकर आपने सुना होगा आपके एस के धर आयोग सुना होगा आपने ना, वो एस के धर आयोग जो है आपके वो किसके लिए, जो आपके राजभाषा के लिए आपके बनाया गया था। बीजी खरे आयोग सुना, बीजी खरे आयोग कौन सा है, बीजी खरे आयोग आपको याद है, ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आयोग बनाया गया। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट, ये पावर राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल नंबर 344, ठीक है। 345 पूछूं आपसे, राज्य की राजभाषा के बारे में यहां पर, ठीक है। 346 आपके एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कौन सी आपके जो पत्राचार होगा कौन सी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। इसके बाद 347 में जनसंख्या आपके बोली जाने वाली भाषा उनका विशेष उपबंध, ठीक है। 348 दोस्तों ना उच्चतम न्यायालय और आपके जो उच्च न्यायालय उनमें जो अधिनियम होगा, मतलब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी आपकी उसका जिक्र यहां पर किया गया, ठीक है। 349 तो लैंग्वेज संबंधित कोई विधि आपके उसके लिए विशेष प्रक्रिया जो आपके 349, ठीक है। 350 दोस्तों ना ये आपके प्रयोग होने वाली भाषा है। 350 एक आपके अगर आपने सुना हो कि भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों आ चुकी है आपके, और इसमें कहा गया है कि जो मातृभाषा है उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन आपकी मातृभाषा के अंदर होगी, ठीक है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना उसमें लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो मातृभाषा के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये कहां पर लिखा है आर्टिकल में, ये आर्टिकल आपके 350 देखो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा होगी, तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गया ना भाई साहब, सोच के देखो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गया कि जो एनईपी में जो आपके प्राइमरी जो आपके नॉलेज है उसमें मातृभाषा यूज करेंगे हम लोग, कहां पर लिख रहा है आर्टिकल 350 में लिखा है। 350 भी पूछूं आपसे भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में बात है ना। 351 पूछूं आपसे हिंदी भाषा के विकास के बारे में आर्टिकल नंबर 351। तो 343 344 350 351 चारों आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। also भाग 18 आपात उपबंध, ठीक है। 352 नेशनल इमरजेंसी की बात आपकी आपात की उद्घोषणा आपकी यहां पर दोस्तों ना। 353 आपके उसका क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट क्या होगा, स्टेट में क्या इफेक्ट होगा, सेंटर में क्या होगा, लेजिस्लेशन में क्या होगा, ये सारी बात आपकी 353 के अंदर, ठीक है। 345 दोस्तों जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब आपकी जो रेवेन्यू है उसमें कैसे वितरण किया जाएगा आपकी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होने वाला है। अगर किसी देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो उस कंडीशन में सेंटर जो है राज्य की सुरक्षा करेगा, आपकी बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। 356 दोस्तों राज्यों में ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। कभी-कभी दोस्तों हम पूछते हैं आपसे कि राष्ट्रपति शासन कहां लिखा हुआ, आप बोलते हो 356 में लिखा हुआ, ठीक है। ये लिखा हुआ नहीं है ना कि राष्ट्रपति शासन पूछना है प्रेसिडेंट रूल कहां पर लिख रहा है 356 में, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे कि आर्टिकल 356 यहां से क्या लिखा हुआ है, अगर दोस्तों स्टेट में आपके जो रूल्स लग रहा है, आपके जो कानून चल रहा है, अगर वो कानून आपके संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, मतलब स्टेट में संवैधानिक मशीनरी ठप हो चुकी है, तो उस कंडीशन में वहां का राज्यपाल रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को, बोलेगा कि आप यहां पर जो है राष्ट्रपति रूल लगाओ, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, तब वो प्रेसिडेंट रूल यहां पर लगाएगा। देखो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आपके आर्टिकल नंबर 356 जो है वो लागू होगा दोस्तों ना। 357 आपके विधायी शक्ति जो है उसके बारे में बात है ना। 358 आपके आपात के दौरान, ये सुना दोस्तों आपने, अगर दोस्तों हमारे यहाँ दोस्तों इमरजेंसी लगती है तो आपके आर्टिकल 19 जो आपके ये अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। कभी सवाल पूछो कि आपात के समय कौन सा आर्टिकल अपने आप सस्पेंड होता है, आर्टिकल 19 आपके अपने आप सस्पेंड होता है, ठीक है। दोस्तों आपात का मतलब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं कि आप बाहर नहीं घूमोगे, आप वहां नहीं जाओगे, और आर्टिकल 19 बोलता है आपके पास घूमने की पावर, तो आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आर्टिकल 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों होगा, पर आप जानते हो ये बात कि इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि आपके आर्टिकल 20 और 21 जो है यह सस्पेंड किसी भी हालत में नहीं होंगे, कोई सा भी आपात क्यों ना हो, पर आर्टिकल 20 और 21 जो है यह सस्पेंड नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे आपात सस्पेंड हो सकते हैं आर्टिकल नंबर 359 के अनुसार, पर आर्टिकल 359 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 और 21 जो आपके वो सस्पेंड नहीं होंगे, किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है, पर हमारे संविधान में हमारे इतिहास में अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। आर्टिकल 361 पूछूं आपसे, ये भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति और राज्यपाल राज्य प्रमुख जो है इनके संरक्षण की बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 361 दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 362 पूछूं आपसे, देशी राज्यों के शासकों के अधिकार जो है वो आप समाप्त करते हैं, वही दोस्तों आपके जो हमारे जो राज प्रमुख थे आपके राजाधिराज थे आपके, उनके जो अधिकार समाप्त हो चुके हैं, आप जानते हो, ये आपके आर्टिकल नंबर 362 के अंदर है। 363 पूछूं आपसे, न्यायालय का जो हस्तक्षेप उसको रोका गया, ठीक है, यहां पर, ठीक है। वही दोस्तों आपके इसका भी आपके समाप्त हो चुका है, ये भी आपके हट चुका है ना। 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है, जो आपके मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में विशेष उपबंध यहां पर किया गया, ठीक है। 365 पूछूं आपसे, संघ द्वारा दिए गए, ये
आपके बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो हम पढ़ तो दोस्तों सब कुछ लेते हैं पर हम समझते नहीं है, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब दोस्तों, अगर सवाल पूछो कि भाई राज्य के अंदर आपात घोषणा की गई है और वो किस आर्टिकल से की गई है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपके सामने है, दोस्तों आपके राज्य के अंदर आपके स्टेट में इमरजेंसी लगाई गई है आपके, और उस इमरजेंसी का दोस्तों आधार क्या है, ठीक है। उस इमरजेंसी का आधार क्या आपके, तो वो आधार आर्टिकल नंबर 365 में लिखा हुआ है, ठीक है। कि दोस्तों संघ ने आपके कोई निर्देश दिया राज्य को, सेंटर ने कोई निर्देश राज्य को दिया और उससे बोला कि आपको ये काम करना है। राज्य ने बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो इस कंडीशन में राज्यपाल बोलेगा कि भाई यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो संवैधानिक मशीनरी को ठप कर चुकी है, यहाँ पर आप आपातकाल लगा दीजिए, ठीक है। तब वो आपातकाल लगता है। देखो संघ द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में, उनको प्रभावी करने में असफलता जो है, तो कभी सवाल पूछे कि आर्टिकल 356 लगाने का आधार क्या है, आर्टिकल 365 लिख लो। आर्टिकल 356 लगाने का आधार क्या है, 365 है। संघ की बात नहीं मानना, ठीक है। 366 डेफिनेशन है और सारे पॉइंट की व्याख्या आपके 367 के अंदर की गई है। सुना भाग 20 अंतिम आपके हम अंत की ओर आ चुके हैं। तो भाग 20 संविधान का संशोधन जो आपके लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 आपके साउथ अफ्रीका से हमने लिया, इसको आप जानते हो। संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास में, पार्लियामेंट के पास पावर दी गई आपके, और वो संविधान में संशोधन कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना आर्टिकल 368 में पावर दोस्तों। इसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें ऐसे उपबंध जो अस्थायी है ना, मतलब उनको कभी भी गवर्नमेंट हटा सकती है, ठीक है। पर ऐसा कर दिया गया दोस्तों ना, आर्टिकल 370 आपके ध्यान में हटा दिया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आर्टिकल 369 पूछूं आपसे, राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति संबंधित सूची के विषय में, वो आपके 369 मिलेगा ना। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के बारे में आपके अस्थायी उपबंध जो है, इसमें से कुछ भाग, कई लोग सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में आर्टिकल 370 आपके पूरा हट चुका है, पूरा नहीं हटा बेटा ना, कुछ भाग हटा है, बाकी अधिकांश भाग अभी भी है, ठीक है। कुछ भाग हटा है, ठीक है। जहां पर लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य माना जाएगा आपके, वो भाग हटा दिया, बाकी सारा बचा हुआ है ना, तो पूरा 370 नहीं हटा है, ठीक है। आर्टिकल 370 आपके सामने, ठीक है। फिर दोस्तों आगे 371 आपके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष उपबंध आपके 371 दोस्तों ना। ये एग्जाम में कभी-कभी सवाल पूछता है कि 371 ए में क्या लिख रहा है, दोस्तों नागालैंड लिख रहा है, ठीक है। बी में पूछूं आपसे असम, ठीक है। तो सी में पूछूं आपसे दोस्तों मणिपुर के बारे में लेगा ना। डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना की यूनिवर्सिटी उनके बारे में उल्लेख, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बारे में उल्लेख डी में, ठीक है। तो ई में पूछूं आपसे जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की आपकी उसके बारे में उल्लेख ना, तो आपके जी पूछूं आपसे सिक्किम के बारे में उल्लेख जी में दोस्तों। एच पूछूं आपसे मिजोरम के बारे में उल्लेख ना। आई पूछूं आपसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में उल्लेख, ठीक है। जे आपके गोवा के बारे में उल्लेख, और के फॉर कर्नाटक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये आपको लाइन से नोट कर लेना। कभी सवाल पूछे तो आपसे कि 370 में 371 महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपके, इसके बाद आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके, और ये आपके सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 372 आपके ये लिखा हुआ है, 372 आपके राष्ट्रपति की पावर दोस्तों आपकी लिखी हुई है। 373 आपके निवारण आपके किसी को सख्त गिरफ्तार करना जो आपके, वो पावर राष्ट्रपति के पास यहाँ पर है। 374 फेडरल कोर्ट के बारे में, 375 आपके जो भी आपके संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय, उनका जो कृत्य कार्य है उसके बारे में आपके। 376 आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कुछ उपबंध आपके। 377 आपके सीएजी के बारे में कुछ उपबंध लिखे हुए हैं। 378 मतलब जो बच गया था ना, जो बच गया उसको यहाँ पर छाप दिया, ठीक है। देखो हाई कोर्ट के बारे में जो रहेगा उसको यहाँ पर लिखा ना, सीएजी के बारे में रहेगा उसको वहाँ पर, ठीक है। जो आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन उसके बारे में रहेगा आपके यहाँ पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में उपबंध ये आपके यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपके 380 ये तो 379 हट चुका है। 380 राष्ट्रपति के बारे में उपबंध का लॉक कर दिया, यहाँ जो था वो हटा दिया गया, ठीक है। 381 आपकी ये हट चुका है। 382 आपकी ये भी हट चुका है। ओमिटेड का मतलब लोपित हो चुका है, हट चुका है दोस्तों ना। 383 आपके सामने प्रांतों के राज्यपाल के बारे में कुछ उपबंधों के बारे में ये भी हट चुका है दोस्तों ना। 384 ये भी आपकी हट चुका है। राज्यपाल को ये सब आगे आ चुके हैं दोस्तों ना। 385 पहली अनुसूची के भाग के राज्यों के बारे में आपके ये भी आपके लोप हो चुका है, हट चुका है, ओमिटेड आपके लिखा हुआ है, ठीक है। 387 आपकी ये भी आपके हट चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 388 पूछूं आपसे ये भी हट चुका है, ओमिटेड लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 389 ये भी आपके हट चुका है, ओमिटेड हट चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 390 आपके ये 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त और उत्पादन व्यय के बारे में आपके ये आपके संविधान लागू होने के बाद में हट चुका है। ये संविधान लागू होने से पहले की बात थी जो पूरी हो चुकी है उनको हटा दिया गया, ठीक है। 391 आपके राष्ट्रपति के पास पावर के बारे में ये भी आपके हट चुका है ना। 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति आपके, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अंतिम भाग है भाग 22 है ना। कई लोग बोलते हैं भाग 25 हो चुके हैं, कई लोग बोलते हैं आर्टिकल 450 हो चुके हैं, पर मैं आपको संविधान में जो रियल संविधान में लिखा हुआ वही पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। और उसको ये आपके अंतिम भाग है, तो कितने भाग हुए, भाग 22 हुए, ठीक है। भाग कितने 22 हैं। कोई आपसे बोले ना कि भाग 25 हो गए तो उससे पूछना 30वां भाग कौन सा है। कोई भाग पूछे 25 हो गया तो पूछना 30वां भाग कौन सा है। निकलेगा नहीं, कोई आवाज नहीं निकलेगी उससे आपके 30वां भाग कौन सा है, क्योंकि है ही नहीं दोस्तों। अच्छा कुछ भागों के अंदर भाग आ गया ना, उनको काउंट कर रहे हो भाई। तो भाग 23 कौन सा किसी को नहीं पता, भाग 24 कौन सा किसी को नहीं पता, भाग 25 किसी को नहीं पता। पर जब पूछो भाग कितने तो 25 है, 22 के बाद किसी को पता नहीं है। आर्टिकल पूछो आपसे 450, कोई बोलता है 500 है। 396 पूछो आपसे किसी को नहीं पता ना, 401 किसी को नहीं पता, तो फिर क्यों बोल रहे हो, है ना। तो ध्यान रखना ये भाग 22 अंतिम भाग है। संविधान का क्या नाम होने वाला है, हिंदी में क्या नाम उसका होगा, और ये सारी बातें यहाँ पर 393 में संक्षिप्त नाम क्या उसका होने वाला है। 394 पूछो आपसे कब से ये प्रारंभ होने वाला है, 394 में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों लिखा हुआ था आपके तो भाग 2 यहीं से लिखा था तो भाग 2 आपके सिटीजनशिप वाला भाग जो आपके ऐसे 16 आर्टिकल जो है 16 आर्टिकल जो है ऐसा लिखा हुआ था कि ये 26 नवंबर 1949 से लागू हो जाएंगे, ऐसी बात यहाँ पे लिखी हुई। तो भाग 2 26 नवंबर से लागू होगा, ये बात कहाँ पे लिखी है, ये बात आपके ये आर्टिकल 394 में लिखी है। इसका मतलब प्रारंभ मतलब संविधान कब प्रारंभ होगा, ये बात आपके 394 में लिखी है, ठीक है। और 394 के में आपके हिंदी भाषा में दोस्तों नाम क्या होगा संविधान का, वो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का संविधान इसका हिंदी भाषा में नाम होगा, ठीक है। और 395 आपके निरसन के बारे में जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आर्टिकल आपके यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। लगभग दोस्तों लगभग मैंने आपको लगभग 140 मिनट के अंदर मैंने आपको सारे आर्टिकल 395 आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। ये क्लास लेने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि आप समझ पाओ मेरी बात को, कि कभी भी आपका मन करे भाई मुझे आर्टिकल्स पढ़ने सारे के सारे, कहाँ से पढ़ूं, इस क्लास को खोल लेना, सारे आर्टिकल हिंदी इंग्लिश में आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रयास इसीलिए किया गया प्रयास, देखो मैं जानता था कि हर कोई अंत तक नहीं रुकेगा, पर मेरा इतना वादा था जो अंत तक रुकेगा वो बहुत कुछ लेकर जाएगा क्लास में से। कौन कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण मैंने आपको महत्वपूर्ण लगाया, कुछ बातें मैंने आपको समझाई यहाँ पर। बाकी जब भी आपका मन करे, आपको सफर करना है 2 घंटे का सफर है, क्लास को ओपन करना, ईयरफोन आपके कान में लगाना, 2 घंटे आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो ना। बाकी ध्यान रखना अपना, मैं कल भी मिलूंगा सुबह 6:30 बजे और 31 तारीख को मैं आपसे मिलूंगा। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ऊपर लाइक का निशान है, ऊपर लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके उसको लाइक कर लेना। 31 तारीख को बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। ब्रह्मास्त्र बैच, इस बार का जो ब्रह्मास्त्र बैच होगा यकीन मानना वो मतलब मेरी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास होगा। 2025 का ब्रह्मास्त्र बैच जो कुछ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं वो अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाला हूं, जो आपको चाहिए होता है वो सब मैं लेकर आ रहा हूं, बहुत कम कीमत में ला रहा हूं। 31 तारीख को जब मैं आपके सामने 6:30 बजे आऊंगा करंट अफेयर का सूत्र साफ करने के लिए, 8 बजे जब मैं घोषणा करूंगा तो आपका केवल दिन ही आएगा, ये मेरा वादा रहना आप सभी से। बाकी ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना आप सभी लोग, मैंने पूरा प्रयास किया आपको कम टाइम के अंदर फटाफट मैंने आपको सारे आर्टिकल बोल के सुना दिए। बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी क्लास के अंदर, आपकी जो इच्छाएं हो बताना कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाली क्लास लेकर आओ, तो मैं ऐसी क्लास में आपके लिए और लेकर आऊंगा ना। बाकी 31 तारीख को सुबह 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। बस मेरी क्लास में आपको मेरा चेहरा देखकर आपको एक बात याद आनी चाहिए कि जब ये बंदा फ्री में, मतलब मैं सुबह से खड़ा हुआ हूं आपके एम्स के अंदर, सुबह से खड़ा हुआ हूं ना, फिर भी आपके सामने मेरे चेहरे पर आपको ये सेकंड बिल्कुल महसूस नहीं होगी आपके कि मैं थक गया हूं या फिर मैं रुक गया हूं या फिर मैं बोल रहा हूं कि अब कल करा दूंगा ना। मेरी क्लास में
में कभी आपने कमिटमेंट आपको देखने को मिलेगा इस क्लास में। मैंने कहा कि मैं 8 बजे आऊंगा, मतलब मैं आऊंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मैंने कहा कि मैं 1 से 395 में आर्टिकल कराऊंगा, मतलब मैं कराऊंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो ना। ये परिस्थिति जब खराब होती है ना, वही सबसे सही समय होता है अपना कर्तव्य दिखाने का, और वही मैंने काम किया। जय हिंद, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।